आप अपने खुद के डेटा को कैसे देखते हैं? मैं अपने खुद के डेटा को पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। क्यों? क्योंकि पैसे चले जाएंगे तो फिर आ जाएंगे, एक बार डेटा चला गया तो वापस नहीं आने वाला। आम आदमी अपने किसी भी तरीके के फ्रॉड को, स्कैम को अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। व्हाट इज द बेसिक एंड द लीस्ट दैट दे कैन डू? तो मोमेंट आपको पता लगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको 2-3 चीजें करनी है। एक, रिपोर्टिंग। दूसरा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज अगर बैंक सीरियस होते हैं या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अगर इसको सीरियसली लिया जाए तो क्या ये हेल्पफुल रहेगा? आज दुनिया भर में मैं देखता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का मैच्योर यूज होना शुरू हो गया है। मेटावर्स का आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में एक अच्छा भविष्य है अडॉप्शन को लेके। देखिए, मेटावर्स का अच्छा भविष्य शुरू में भी था, आज भी है। कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर अच्छे घरों से आए हुए बच्चे भी साइबर क्राइम करते हैं ताकि उन्हें पॉकेट मनी मिल जाए। भारतवासी जुगाड़ में बहुत अच्छे हैं। सिमिलरली साइबर क्रिमिनल्स जुगाड़ में उससे ज्यादा अच्छे हैं। आपने डीपीडीपी एक्ट का कई बार जिक्र किया है। ये रूल्स और ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है, पूरे भारतवर्ष में डेटा प्रोटेक्शन का परिवेश संपूर्ण रूप से बदल जाने की उम्मीद रखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द आयुष पॉडकास्ट। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट एपिसोड सबके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको साइबर सिक्योरिटी की, साइबर लॉज के बारे में इंटरेस्ट है, जिन्होंने कभी किसी अननोइंगली, मिस्टेकनली स्कैम का सामना किया है या फिर किसी फ्रॉड में रहे हैं एज अ विक्टिम। दूसरा, जो इसको एज अ करियर देखना चाहते हैं, उसके लिए ये पॉडकास्ट है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन दुगल। हेलो सर, नमस्ते, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। सर, कैसा लग रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, लाइफ ओवरऑल? लाइफ अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से आगे ग्रो कर रही है और कहीं ना कहीं अनईजीनेस आ रही है कि हम शायद टेक्नोलॉजी को कैच अप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उतना उसका दुरुपयोग, उतने उसकी एप्लीकेशन सामने नजर आ रही हैं। बट ऑल सेड एंड डन, कोशिश हो रही है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ हम वाकिफ हों और उसकी पेस के साथ चल सकें। नहीं सर, डेफिनेटली चिंता का विषय तो है ही। और जितना लोग जागरूक हो रहे हैं उतना लोग कहीं ना कहीं एक फियर में भी जी रहे हैं। उसी के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम एजुकेट कर सकें लोगों को, ताकि वो एक भय के साथ ना जिएं लाइफ में। सर, सब कुछ डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा, आपका चाइल्डहुड कैसा था? हाउ आर यू ग्रोइंग अप? कैसे आप इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे? कैसा पर्सनैलिटी कैसा था आपका बैक देन? वेल, चाइल्डहुड वाज नॉर्मल चाइल्डहुड। हाँ, मतलब पढ़ाई का ज़्यादा शौक होता था, तो पढ़ाई में एक्सेल किया करते थे और साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शौक था। डिबेटिंग, एक्टिंग, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन्स स्कूल में जीता करते थे, इंटर स्कूल में जीता करते थे। स्कूल में करीबन इंटर स्कूल में करीबन 250 प्राइजेस जीते थे, तो उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ होती थी। लेकिन स्पोर्ट्स में रुझान था, लेकिन बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स में नहीं थे, एक्स्ट्रा करिकुलर में थे। आई वाज इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, और फिर वहाँ पे आई वाज द प्रेसिडेंट एक्टिविटीज़। उसके बाद धीरे धीरे फिर कॉलेज आया। कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज था, एक नई दुनिया थी, क्योंकि कहाँ डीपीएस एक अलग दुनिया है, कहाँ सेंट स्टीफेंस। लेकिन उस में भी एंजॉय किया, क्योंकि थिएटर में बहुत शौक था, तो वहाँ शेक्सपियर सोसाइटी में उसको कई सारे प्लेज किए, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारे की। हिस्ट्री ऑनर्स किया, वहाँ टॉप किया। फिर लॉ का रुझान था, तो फिर लॉ में चले गए, तो लॉ में भी टॉप किया। फिर लॉ के बाद लॉयर बन गए। तो मतलब लाइफ लगता है कि किसी ने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, हम तो सिर्फ स्क्रिप्ट जो है फॉलो कर रहे थे, हमने अपने आप कुछ नहीं किया, खुद चीज़ें होती चली गई। सर, सेंट स्टीफन की कोई आपकी ऐसी मेमोरी जो काफ़ी स्पेसिफिकली आपको याद हो, जो आप आज भी सोच के एंजॉय करते हैं? सेंट स्टीफेंस की मेमोरीज बहुत सारी हैं, क्योंकि एक तो वो अपने आप में एक विशिष्ट इंस्टीट्यूशन है। दूसरा, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लगभग 100 सालों से लगभग ऐसे ही रहा है। जब हम वहाँ गुजरे थे तब उस ज़माने में 100 साल से ज़्यादा ऊपर हो चुके थे, लेकिन उसने अपना इंट्रिंसिक कैरेक्टर रिटेन किया हुआ था। तो उस माहौल में मुझे याद है कि अंग्रेज़ी बोलना एक डिफैक्टो नाम होता था। अच्छा, क्योंकि हम हिंदी भी बोलते थे, अंग्रेज़ी भी बोलते थे, वहाँ देखा मैंने कि हिंदी की ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, कम होती थी। लोग हिंदी को थोड़ा लुक डाउन किया करते थे। तो हमने वहाँ, मुझे मेमोरीज याद हैं कि वहाँ पे हिंदी में काफ़ी सारे
डिबेट्स कराए, काफ़ी सारे संस्कृत डिबेट्स किए, हिंदी प्लेज किए, तो हिंदी का एक नया रुझान शुरू किया। और फिर एक बार लोग जुड़ने शुरू हो गए तो देन इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। दूसरी मेरी जो बहुत मेमोरीज आज तक क्लियर याद हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज की, वो ये थी कि वहाँ पर लाइब्रेरी रात के 8 बजे तक होती थी और हमारी क्लासेस करीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। 1:30 बजे की यू स्पेशल लिया करते थे। पढ़ाई का रुझान था तो इसलिए वहाँ पर हम यू स्पेशल ना लेकर लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे और लाइब्रेरी में 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पढ़ना होता। अलग ही माहौल था, नई नई किताबें एक्सप्लोर करते थे। वो ज़माना इंटरनेट का था नहीं। हिस्ट्री ऑनर्स तो कर रहे थे, हिस्ट्री की किताबें पढ़ते थे, लेकिन बियॉन्ड हिस्ट्री इनटू रिलीजन, इनटू थियोलॉजी, इनटू फिलॉसफी, वो बहुत पढ़ने का मौका मिला। मुझे लगता है उस रीडिंग्स ने काफ़ी हद तक डिफाइन किया अपनी माइंडसेट को, आपकी ग्रोथ को। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। वो मी टाइम था। ठीक है, लाइब्रेरी में लोग हुआ करते थे, हलो हाई होती थी, लेकिन आप 6 घंटे थे तो करीबन उसमें से पौने 6 घंटे आप सिर्फ पढ़ा करते थे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि हमें पता था एक बार घर जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगी। यहाँ पर आप डेडिकेटेडली पढ़ पाएंगे। तो वो मेरे को मेमोरीज आज तक बहुत ज़्यादा याद हैं, क्योंकि उसके बाद फिर लाइब्रेरी में बैठने का मौका नहीं मिला। हाँ, आपने अपनी लाइब्रेरियाँ बनाई, खुद सेल्फ स्टडी की, लेकिन एक लाइब्रेरी के माहौल में पढ़ना, और ऐसी लाइब्रेरी जो 100 साल पुरानी हो, जिसमें किताबों की अपनी अलग ही खुशबू आ रही हो, वहाँ पर आपको एक फीलिंग ऑफ हिस्ट्री आता था कि साहब आप हिस्ट्री के दौर से गुजर रहे हैं। और वो ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो बहुत ज़्यादा बदला नहीं था पिछले 100 सालों में। तो विद द रिजल्ट एक अलग प्रकार की फीलिंग थी। और फिर था कि साहब ज़िंदगी में कुछ करना है। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी, इंडस्ट्रियस होना सीखा। ये सीखा कि साहब ठीक है, आपको कुछ आता हो, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये भी देखा कि साहब सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपने एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। तो हमें तो ये हालत होता था कि उस ज़माने में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं हुआ करती थी। तो उस ज़माने में यू स्पेशल से ऑफिस कॉलेज पहुँचे, नोटिस बोर्ड में देखा आज यहाँ पर ये फेस्टिवल है, चलो जी मुँह उठाए चल दिए, इस कॉलेज फेस्टिवल में चले गए, वहाँ बोलने चले गए, यहाँ मोनो एक्टिंग करने चले गए, एक्सटेम्पोर चले गए, हिंदी अंग्रेज़ी में। तो वो बहुत अच्छी मेमोरीज थी। उसकी वजह से काफ़ी सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमको मदद मिली, जो आज तक हम उसकी शुक्रगुज़ार हैं। सर, आपने बीच में माइंडसेट की बात की। माइंडसेट जो है आपको लाइफ में डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है। उसी से मेरा सवाल ये आता है कि सर आपने अपने जीवन को साइबर लॉ के प्रति डेडिकेट करने का कब सोचा पहली बार? देखिए, साइबर लॉ के प्रति डेडिकेट करने की कोई विचारधारा, कोई प्लानिंग शुरू से थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस दौर में थे जब इंटरनेट नहीं आया था भारतवर्ष में। तो ये पता था कि ठीक है, सिविल सर्विस नहीं करनी। हमारे पिताजी वकील हैं, उनसे काफ़ी प्रेरित थे, प्रभावित थे, तो इसलिए मैंने कहा कि हम भी ज़िंदगी में वकील बनेंगे। इसलिए स्टीफन्स में जब थे तो हमारी क्लास करीबन 52 लोगों की क्लास थी, उसमें से 48 लोग सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दे रहे थे। हमने एग्ज़ाम नहीं दिया बिकॉज वी वांटेड टू बिकम अ लॉयर। फिर लॉ किया, और लॉ करने के बाद फिर शुरुआत करी कहाँ से? 30 हज़ारी से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, एक सिविल और कॉर्पोरेट लॉयर होने के नाते। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, टेक्नोलॉजी कभी नहीं पढ़ी, साइंस कभी नहीं पढ़ी, और ना ही कभी रुझान था, बल्कि साइंस से तो दूर भागा करते थे। और वो दूसरी बात है कि 11वीं 12वीं में जब ह्यूमैनिटीज़ ली तो बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ कि आपके ज़्यादा नंबर तो ह्यूमैनिटीज़ में आएंगे नहीं। तो फिर एक ऐसी डिसीजन ली जो लाइफ चेंजिंग थी कि चलो ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथ्स लेते हैं। जिस मैथ्स से पूरी ज़िंदगी भर भागते रहे, उसी को दोबारा मैथ्स लिया 11वीं 12वीं में, और उसी मैथ्स में ऐसे नंबर आए जिसकी वजह से आप मेरिट लिस्ट में आ गए। सो टेक्नोलॉजी से कहीं ताल्लुक़ नहीं था कि दीवानी वकालत करेंगे, और वो शुरुआत भी हुई। अर्ली 90s में मेरे पास कुछ क्लाइंट आए जो सॉफ्टवेयर कंपनियां थी। उससे पहली बार थोड़ा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में जगना शुरू हुआ। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, बिकॉज जब आप मुकदमा करते हैं आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। 1995 में 15 अगस्त को इंटरनेट कमर्शियली लॉन्च हो गया इंडिया में। उसके 1-2 महीनों बाद ही मुझे इंटरनेट का एक्सेस मिला। 2 महीने तो मैडनेस थी, क्योंकि ये मीडियम ऐसा था, अब ओवरवेल्म हो गए कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का मीडियम हो सकता है और ये परिवर्तन कर सकता है। लेकिन 2 महीने के पागलपन के बाद जब थोड़ी होश आई तो मैंने कहा कि साहब मैं तो वकील हूँ, देखते हैं क्या इसमें कुछ लीगल इश्यूज हैं। तब मुझे आभास हुआ कि अभी तो साइबर लॉ डेवलप नहीं हुआ है, बट आने वाले समय में होगा। तब उस वक्त मैंने निर्णय लिया कि चलिए मैं साइबर लॉ करूँगा।
उस वक्त भी क्लैरिटी नहीं थी कि भाई आगे कैसे यात्रा होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में बहुत खिलाफत थी। मेरे फादर लॉयर थे, उनके अनुसार ये इंटरनेट जो था बहुत ही मतलब टाइम वेस्टेज टैक्टिक होता था। वो कहते थे कि एक रॉयल प्रैक्टिस होती है दीवानी प्रैक्टिस, वो सारी ज़िंदगी चलेगी, ये टेक्नोलॉजी तो आएगी जाएगी, ये फैसाड्स हैं, तो आप इसलिए आप टाइम मत ख़राब करें। और वो मुझे बहुत डिस्करेज किया करते थे, लेकिन मैं उन्हें कहा करता था ठीक है, मैं अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस को निगलेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन फ्री समय में बाकी चीज़ें कर्टेल करके यहाँ पे काम करूँगा। ही सेड मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। बाय द टाइम कपल ऑफ ईयर्स में मुझे क्लैरिटी होनी शुरू हो गई कि साहब ये मीडियम ऑफ द फ्यूचर है। तब मैंने करीबन राउंड अबाउट 98 के आसपास निर्णय लिया कि साहब मैं अब साइबर लॉ को एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस एरिया के तौर पर समर्पित करूँगा, और बाकी काम भी करूँगा। वकील होता है कि ना तो कोई काम का करता नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा इसमें महारत, इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल की जाए। तो धीरे धीरे यहाँ पर फोकस करना शुरू कर दिया। फिर साइबर लॉ में भी मुझे शुरू से मालूम था कि साइबर बहुत बड़ा होने वाला है, और साइबर जो इकोसिस्टम है उसमें कि उनकी तादाद करोड़ों लोगों की होने वाली है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें होंगी। तो ना केवल साइबर लॉ बल्कि साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैंने अपने एम्बिट को, अपनी मानसिकता को बढ़ाया और उसमें साइबर क्राइम पे फोकस करना शुरू किया, साइबर सिक्योरिटी पे किया। भारत में पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन हुई थी, उसमें मैं वकील था, कंप्लेनेंट का, सोनी का वकील हुआ करता था। और धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि टेक्नोलॉजी जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त मास्टर है, बहुत ज़बरदस्त शिक्षक है। आपको हर रोज़ सिखाती है कि हे मनुष्य, मैं तुमसे आगे हूँ, और अगर तुमने मुझे पकड़ना है तो तुम्हें दौड़ लगानी होगी। तो बहुत अर्ली मैंने डिसाइड कर लिया कि चलिए इसमें डेडिकेट करेंगे समय, और कुछ डिसिप्लिन भी लाना शुरू किया। तो सुबह के 3-4 घंटे मैं सुबह यहीं इस साइबर लॉ में समर्पित होना शुरू किया। शुरू से मैंने देखा कि साइबर लॉ में उस वक्त तो डिसिप्लिन भी नहीं था, किताबें नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। तो मैंने कहा चलिए मैं खुद लिखना शुरू करता हूँ, और मैंने एक डिसीजन लिया कि हर दिन सुबह 1 घंटा लिखूंगा। और वो आदत लगभग अब 30 साल तक मैं लगातार करता आया हूँ। उसकी वजह से ही, क्योंकि रोज़ लिख पाया हूँ, मैं आज 200 किताबें ऑथर कर चुका हूँ और बहुत सारे पेपर्स ऑथर कर चुका हूँ। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरा जो इंट्रिंसिक फेथ था वो ये था कि साहब ये इकोसिस्टम आने वाला फ्यूचर है, और वो फ्यूचर बहुत जल्दी वर्तमान में बदलने वाला है। मुझे नहीं पता था कि कोविड आने वाला है, बट मुझे ये पता था कि और दशक 1.5 दशक में चीज़ें पूरी तरीके से परिवर्तित होने की संभावना है। मैं उस ज़माने में ये भी देख रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ विंटर्स आ रहे थे, कुछ समर्स आ रहे थे, कुछ स्पोरेडिक डेवलपमेंट हो रही थी। तो मैं उसकी लीगैलिटीज़ में भी इंटरेस्ट करने लग गया, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे काम करना शुरू किया। अल्टीमेटली मेरा निष्कर्ष ये है कि मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? कुछ ऊपर वाले ने स्क्रिप्ट बनाई, उस स्क्रिप्ट को उसने मुझे विवश किया कि उस दिशा में जाओ, और कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा ही काम आने लग गया जो हमारे रुझान का था, और हमने वैसा काम किया, उसकी वजह से और काम आना शुरू हुआ। तो आपको मुझे लगता है कि चोजन व्हीकल बनाया गया कि साहब आपका रोल है, आप उठिए, आपने ये काम करना है। आप दूसरे वकीलों की तरह नॉर्मल फौजदारी दीवानी वकालत नहीं करेंगे, आप और चीज़ें नहीं करेंगे, आप वो करेंगे जो और लोगों ने नहीं किया। तो फिर जब आप जो सुप्रीम पावर की अल्टीमेट डिसीजन के ऊपर आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हो, देन यू से कि ठीक है, आप धारा में बह रहे हो, बहने दो, जहाँ पे ले जाएंगे। सो दैट इज हाउ इट बिगैन। उसके बाद से तो पिछले करीबन 30 साल हो गए समर्पित ही है साइबर के प्रति। देखिए, आपका ऊपर वाले को श्रेय देना बिल्कुल सही है। उसी के साथ साथ जब आपकी 1998 में रुचि आई पहली बार साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ के बारे में, आज उस वक्त का भविष्य और आज का वर्तमान 2025 में आप दुनिया के टॉप 5 साइबर लॉयर्स में आते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आप मॉडर्न डे में, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन फ्लैग, आपने अगर सुना होगा, जेनजी टर्म है थोड़ा, सो यू आर बेसिकली अ ग्रीन फ्लैग टू द मॉडर्न ह्यूमैनिटी, right? Because you have helped so many people learn, aware about so many things related to cyber law. How do you feel about it? कैसा feel होता है आपको इस बारे में? I just feel humbled and overwhelmed to be the chosen vehicle by God, because I haven't done anything. मैंने तो नॉर्मल मेहनत ही करी है। वो सिर्फ ये था कि आप सही समय पर सही जगह पर थे, तो शायद आपको ये आपको डायरेक्शन मिल गई। और
आई थिंक आपने मेहनत करी, ज़रूर करी, लेकिन कभी ये नहीं था कि आप वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, रास्ता ही नहीं था। जंगल में नया रास्ता बनाने चले थे। हमें ये भी नहीं पता था हम शायद रास्ते में कभी कामयाब होंगे भी नहीं। हमें ये भी नहीं पता था कि शायद हम कहीं डेड एंड पे आके यहीं लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाले पर दृढ़ विश्वास था और संकल्प था कि हम एफर्ट पूरी करेंगे। वो हमने करी और समय बदला, परिवेश बदला और मैंने शुरू से समझा कि नॉलेज जो है ना, वो जितनी ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा फैलेगी, उतना ज़्यादा ग्रो करेगी। ये बहुत जल्दी मैंने समझ लिया था। तो विद द रिजल्ट मैंने लिखना शुरू किया, मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। इकोनॉमिक टाइम्स में मैं एक कॉलम लिखा करता था और वो कॉलम लगभग 10 साल चला, जिसमें लोग मुझसे सवाल पूछते और मैं सवालों का जवाब देता। इस कॉलम का नाम था ब्रीफ केसेस, जो हमने शुरू किया था करीबन 1999 के एंड तक और 2009 तक चला। और उसमें लोगों के ऐसे सवाल आने लग गए कि जिसने मुझे सोचने पे विवश कर दिया कि अच्छा ऐसी आज दिक्कतें आ रही हैं तो कल आने वाले समय में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। उस ज़माने में सब कुछ ये फ्यूचर साइंस फिक्शन लगा करता था, कैसी तो हो ही नहीं सकता। इंडिया में वहाँ पर वो ज़माना होता था कि टेलीफोन के लिए लाइनें लगती थी और आपको कई कई साल टेलीफोन वेट करना पड़ता था। ये वो ज़माना था कि जहाँ पे आपका मोबाइल तो आ चुका था, लेकिन 32 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग कॉल भी हुआ करती थी। तो उस संदर्भ में आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि चीज़ें बदलेंगी। लेकिन विश्वास था कि क्योंकि ये पैराडाइम ग्रो कर रहा है, 1969 से शुरू हुआ है, 69 से धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब के आने से अर्ली 90s में उसमें एक बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोशन आया और उसके तत्पश्चात मेरा दृढ़ एक संकल्प था और विश्वास था कि शायद ये और ग्रो करेगा, मे बी 10 टाइम्स ग्रो करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह ग्रो करेगा कि हर व्यक्ति उसके अंदर पूरी तरीके से इनगल्फ हो जाएगा। बट एक बात ये रियलाइज़ हुई कि ये नेटवर्क नहीं था, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था। इंटरनेट आप उसे विभिन्न परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन एक इमेजिनरी स्पेस नहीं है, एक रियल स्पेस है जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो लाजमी सी बात है, हर प्रकार की एक्टिविटी जो आप ऑनलाइन करेंगे उसमें कुछ ना कुछ लीगल रैमिफिकेशंस थी। उस पर शोध करना शुरू किया, अलग अलग अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स को बढ़ाया, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी था, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स था, चाहे वो ब्लॉकचेन था, चाहे वो 3D प्रिंटिंग था। तो अलग अलग तौर पर जब जब नए नए ट्रेंड्स आए उनको देखा, उनको एनालाइज किया, ग्लोबल काम ज़्यादा किया क्योंकि भारतवर्ष में काम थोड़ा कम था, बट भारत में भी बहुत देर के बाद काम बहुत जल्दी शुरू भी हो गया। सो ऑल सेड एंड डन, आई थिंक आई एम ओनली अ व्हीकल, आई हैव नो रोल टू प्ले। आई मीन whatever I believe whatever the providence wants you to do will ultimately do. Yes, you have your will, you have your conviction, you have your dedication, but beyond that there's that hidden power that's very very important to guide you in the direction. And if my mission has been to go ahead and dedicate my life to cyber law, it is also with a broader vision to try to help humanity and other people on how they can prevent themselves from becoming victims of all kinds of online harms and crimes. देखिए, आपके व्यक्तित्व के बारे में ये बात तो तय है कि आप शुरू से ही दूरदर्शी रहे हैं। उसी के साथ-साथ एक सवाल और आता है सर, थोड़ा पर्सनल है, आप चाहें तो आंसर नहीं भी कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आपके पुत्र जो हैं मेरे बहुत ख़ास मित्र भी हैं जी। और ही इज़ ऑल्सो अ साइबर लॉयर, राइट? मैं ये जानना चाहूँगा, बैक इन दोज़ डेज़ जब इतना फ्रॉड और स्कैम या एक ऐसी टेक्नोलॉजी भरी दुनिया नहीं थी, आपने कैसे उनको रेज़ किया है उस ज़माने में? एंड इफ़ यू वर टू रेज़ अ चाइल्ड इन अ मॉडर्न डे, क्या डिफरेंस आता? देखिए, साक्षर शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रहे हैं, बहुत ही कंड्यूसिव एंड अडेप्टिव टू चेंज रहे हैं उनका माइंडसेट। कॉन्सिक्वेंटली मुझे उनको केवल एक दिशा में डालने की ज़रूरत थी। मैंने उनको सही दिशा दिखाई, बल्कि 8वीं 9वीं तक तो मेरा उनके साथ रुझान था कि आप इंटरनेट पर ज़्यादा ना बैठें। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे अलग अलग प्रकार के इन्फ्लुएंसेस थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें इस मीडियम से अवगत कराया, उनका रुझान इस एरिया में आया और वो पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे हैं। स्कूल में बहुत बोलते थे, कॉलेजेस में बहुत बोलते रहे, थिएटर बहुत किया। तो मुझे लगता है कि मैंने एज अ पेरेंट उनको सिर्फ पीछे से एक सपोर्ट दी। डिसीजन उन्होंने लिया कि उन्होंने क्या करना है, कहाँ जाना है। लॉ का डिसीजन उनका था, मेरा नहीं था। लेकिन मैंने उनको हमेशा ऐसी एक बात कही कि आप जो कुछ भी करें लाइफ में, वो चीज़ करें जो भीड़ नहीं कर रही। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका व्यक्तित्व कभी भी निखर कर नहीं आएगा और लोग आपको पहचानेंगे नहीं। तो
भीड़ से अलग होने का मतलब है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रास्ते ढूंढने दूसरे पड़ेंगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। तो साक्षर की ये खास बात थी कि उन्होंने इस मीडियम को समझा और फिर उन्होंने कहा कि साहब मैं कुछ एरियाज पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। मैं तो साइबर लॉ सारे कर रहा था, उनका फोकस था कि मैं डेटा प्रोटेक्शन पर, साइबर सिक्योरिटी पर, एआई पर फोकस करूँगा और यही फ्यूचर की दिशाएं हैं। तो उनका बचपन तो ऐसे ही निकला, मतलब 8वीं 9वीं तक तो मैं ज़्यादा उनको इंटरनेट पर बैठने भी नहीं दिया करता था, एंड देन देयर वाज अ कंप्लीट चेंज। अगर आज मुझे अपने बच्चों को रेज़ करना होता, तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। क्यों? क्योंकि बच्चे को इंटरनेट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो कहीं न कहीं मुझे होता कि अगर आज मैं बच्चों को रेज़ करता, तो इस वैल्यूज़ के साथ रेज़ करता कि आपको इंटरनेट से 2 दिन हफ़्ते में बिल्कुल त्याजना है। क्यों? लाइफ़ इज़ नॉट इंटरनेट। जीवन इंटरनेट के बियॉन्ड भी है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, आज लोग इंटरनेट को ही जीवन मान रहे हैं। तो जो डिस्टिंक्शन रियल लाइफ और वर्चुअल वर्ल्ड में, उसको वो अक्सर भूल जा रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल सवाल है। आज मुझे मालूम ही नहीं कि आप बच्चे को कैसे रेज़ करेंगे, बिकॉज़ एज़ अ साइबर लॉयर सर स्पेशली क्या प्रिकॉशंस लेंगे? क्योंकि ना ये आपका जवाब जो है ना बहुत पेरेंट्स की मदद करने वाला है। देखिए, मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि जी आप अपने बच्चे के साथ दोस्त बनकर रहेंगे तो अच्छा है। आज वो ज़माने चले गए कि हम इंसिस्ट करेंगे कि आप इंटरनेट पे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। आज तो सभी काम इंटरनेट पर होता है। लेकिन अगर बच्चों को आप एम्पावर कर पाएंगे अबाउट इंटरनेट, मुझे लगता है इंटरनेट एक ना अथाह महासागर है। अगर आप बच्चों को उसके अंदर धकेल देंगे बिना उन्हें समझाए हुए कि आपने तैरना कैसे, साइबर क्राइम से और चुनौतियों से बचना कैसे, तो संभावित तौर पर वो कहीं ना कहीं शिकार बन जाएंगे। तो बच्चों को एम्पावर करने की ज़रूरत है आज के पेरेंट्स को, और कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित करने की ज़रूरत है कि फैमिली टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज परिवार का समय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो परिवार के समय के अंतर्गत हम वैल्यूज़ डिसेमिनेट करते हैं वो आजीवन रहती हैं। जो फैमिली टाइम है वो आपके साथ, आपके मस्तिष्क पर एक बहुत पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट दे देता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो करना ज़रूरी है। देखिए, बाकी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं 8 घंटे इंटरनेट पर रह रहे हैं, आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप साथ खाना खाएंगे, साथ फैमिली एक्टिविटीज़ करेंगे, साथ बाहर जाएंगे, तो वो जो अपनेपन का वो फीलिंग है, वो उसमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, और वो अल्टीमेटली बच्चों की लाइफ को एनरिच करेगा। दिक्कत यह है कि आज के लोग के बच्चे सोचते हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट है और पेरेंट्स मूर्ख हैं। हमको लगता है कि पेरेंट्स को समझ लेना चाहिए हम मूर्ख हैं, बट फिर भी हम आपकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि हमको आपसे थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो बड़ा डिफिकल्ट सा चॉइस है, ईच पेरेंट टू इट्स ओन। हर एक पेरेंट खुद ही अपना निर्णय लेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं हूँगा तो मैं ज़रूर अपने बच्चों को कहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को ज़्यादा छोड़ते मत जाओ, क्योंकि उनका इस्तेमाल कर लोग आप पर आएंगे। कोशिश करो अपनी जानकारी को नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करो, प्रकाशित करो। सारी दुनिया को सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, इस दुनिया में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो इसलिए आप खुद कम बोलो, अपने काम को ज़्यादा बोलने दो। अगर ये सिद्धांतों का पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक आप क्वाइटली अपना काम आगे कर सकते हैं। बट आपको अलाइव टू चेंज रहना पड़ेगा। ये जो करंट बच्चे हैं आजकल की जनरेशन के, वो एक नई प्रकार की जनरेशन में आए हैं जहाँ पर वो ऑलरेडी जिस वक्त से पैदा हुए हैं वो एक शेर की सवारी कर रहे हैं, और शेर दौड़ रहा है। शेर की सवारी से वो नीचे आ नहीं सकते, आएंगे तो शेर खा जाएगा। तो उन्हें उस दौड़ते हुए शेर की सवारी करते वक्त अपनी स्ट्रैटेजीज को ऐसे बनाना है, मैनेज करना है, कैलिब्रेट करना है। उसमें अगर आपके माता पिता आपकी मदद कर सकें एक राइट माइंडसेट होकर, और समझा सकें कि साहब चेंज कांस्टेंट है। आज जिन फॉलोअर्स की आप बहुत तलाश में हैं वो कल आपके साथ रहेंगे नहीं। एक बहुत सुप्रसिद्ध एक्टर आज अस्पताल में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे फॉलोअर्स तो अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ फैमिली क्लोज व्यक्ति ही पहुंचते हैं। तो अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड की रियलिटीज़ और एक्चुअल रियलिटीज़ को की डिस्टिंक्शन को हम साथ क्लियर अपने माइंड में रख लें, और रख लें कि साहब हमें लिमिटेड काम करना है, तो काफ़ी हद तक हम अपने बच्चों को सही दिशा में आगे अग्रसर कर पाएंगे। सर बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ साथ अभी बढ़ते भारतवर्ष में मेरा ये मानना है कि इंडिया नीड्स मोर साइबर लॉयर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट,
इस पे कोई डेटा है जो आपके पास जो ये बताता है कि 2025 से 2030 के बीच में गिवन द इंक्रीज इन द क्राइम रेट कितने एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है भारत में, सिर्फ भारत के लिए? देखिए, साइबर लॉयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारतवर्ष में, और इसलिए है क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम साइबर पे करना शुरू कर गए हैं और उनके साथ विभिन्न प्रकार की नई कानूनी चुनौतियां भी आनी शुरू हो गई हैं। हमें समझना होगा कि हम जो भी एक्टिविटी, एक एक्शन करते हैं ऑनलाइन, उसके बहुत सारे लीगल रैमिफिकेशंस होते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इस संदर्भ में आपको साइबर लॉयर्स की गिनती कॉन्स्टेंटली बढ़ानी है। और अब तो नए नए लॉ आ गए हैं। फॉर एग्जांपल आईटी रूल्स 2021 आ चुके हैं जो नई कंप्लाइंसेस बताते हैं। आईटी डायरेक्शंस 2022 आ गए हैं जो कहते हैं कि साहब, आपके यहाँ साइबर सुरक्षा में सेंध लगेगी तो आपको 6 घंटे में रिपोर्ट करना है। वो सहायता आपको साइबर लॉयर्स प्रदान करेंगे। और अब भारत ने अपना पहला डेटा प्रोटेक्शन कानून पारित कर दिया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसकी कंप्लाइंसेस के लिए साइबर लॉयर्स की तादाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आपको एक एनालॉजी देना चाहूँगा। कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि भारतवर्ष को हर साल 5 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की ज़रूरत थी। कुछ साल बाद वो आंकड़े रिवाइज होके 20 लाख प्रति साल तक हो गए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज की तारीख में 2025 में भारतवर्ष में कम से कम नहीं तो 20 से 25 लाख साइबर लॉयर्स की ज़रूरत है जो विभिन्न प्रकार के डेटा स्टेक होल्डर्स और साइबर इकोसिस्टम एक्टर्स को सहायता प्रदान कर सकें। प्रॉब्लम क्या है कि साइबर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है, बहुत स्पेसिफिक टेक्निकलिटीज हैं उसके अंदर। हर नॉर्मल व्यक्ति साइबर को समझने में थोड़ा बहुत असक्षम होता है और इसलिए जो नुक्तों को पकड़ने का काम, टेक्नोलॉजी को पकड़ने का काम लीगल स्टैंड पॉइंट से वो साइबर लॉयर्स बखूबी बना पाते हैं। और अब आज इतनी ज़बरदस्त जब अडॉप्शन हो रखी है तो कम से कम 25-30 लाख साइबर लॉयर जब तक आप भारतवर्ष में प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक जो पेंडिंग डिमांड है उसको आप सप्लाई के माध्यम से पूरी तरीके से सपोर्ट या सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम बहुत पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने साइबर लॉ को एक करिकुलम का हिस्सा नहीं बनाया, ना स्कूलों का ना कॉलेजेस का। लॉ स्कूल्स में भी देख लीजिए, एक पेपर अब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है साइबर लॉ का। कुछ चुनिंदा कॉलेजेस हैं जिन्होंने साइबर लॉ की स्पेशलाइजेशन ऑफर करी है। लेकिन आज साइबर इतना ज़्यादा ऑमनीपोटेंट होता जा रहा है कि आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से भाग नहीं सकते। तो साइबर के साथ आप रोज जुड़े रहेंगे। तो उसकी जो लीगल न्यूआंसेस को किस तरीके से आपने लोगों को मदद करनी है वो केवल साइबर लॉयर ही आपको बता सकता है। इसलिए ज़्यादा क्वांटम की ज़रूरत है साइबर लॉयर्स की। और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल साइबर लॉ कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर है। 2009 में मैंने एक आइडिया सोचा कि चलो साइबर लॉ उस ज़माने में भी बहुत छोटा होता था कि चलो मैं तो साइबर लॉ में काम करता हूँ, एक साइबर लॉ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन बनाते हैं। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया cyberlawuniversity.com। फिर कुछ साल लग गए मुझे उसको डेवलप करने में। फिर एक वो समय आया कि मैंने कहा कि चलिए मैं 37 कोर्सेज बनाता हूँ। मैंने 37 कोर्सेज ऑनलाइन बनाए, साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, AI को लेकर, और अपलोड कर दिए 2017 के आसपास। और फिर भूल गया। मैंने कहा 5 साल भूल जाते हैं, देखना नहीं। जब मैं 5 साल बाद वापस रिविजिट किया तो मैं खुद सरप्राइज्ड हो गया कि ये कोर्सेज 32,500 प्रोफेशनल्स 176 कंट्रीज से जो 53 राष्ट्रीय भाषाएं बोलते हैं ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं और लगातार लोग आ रहे हैं कोर्सेज करने के लिए। तो इन आंकड़ों ने मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दिया, कन्विंस कर दिया कि साइबर लॉ एजुकेशन आज क्रूशल हो गई है। और अब लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि साइबर लॉ में मैं प्रैक्टिकली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ हैक्स चाहिए, वो मुझे लगता है अत्यंत आवश्यकता है। मैं सरकार को बहुत देर से कहता आया हूँ, पिछले 1.5 दशक से, कि आज आपको आवश्यकता है कि आप साइबर लॉ को स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाइए पहली कक्षा से। क्यों? क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्रों में ही बच्चों को डिवाइसेस देने शुरू कर दिए हैं। आज वो इंटरनेट पर हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं कानूनी लीगैलिटीज और पॉलिसी न्यूआंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना बुनियादी ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक तो वो नहीं हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कुछ साल बाद ये ज़रूर होगा। सर मेरी भी यही उम्मीद है, क्योंकि ये जो 32,000 लोगों का जो वैलिडेशन है ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है
कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफ कोर्स अपने 5-7 साल की मेहनत की है, जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिली कि हाँ, देयर इज़ अ नीड, आपका एमवीपी भी रेडी है, देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट. So I think government should come in and genuinely take help from you and from all the other experts as well and do something about it seriously. आई एग्री विद यू. इनफैक्ट मैं तो काफ़ी एक्सटेंसिवली भारत की सरकार के साथ काम करता हूँ. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करीबन 2 दशकों से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ. आई बीन वर्किंग विद वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, विभिन्न प्रकार की मंत्रालयों के साथ, उनकी कमिटीज़ के साथ. लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब आपको साइबर लॉ को ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अब इंटरनेट हम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है. जो किराना वाला है और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर उसके पैसे जाते हैं तो वो भी साइबर क्राइम का शिकार बनता है और साइबर लॉ के फ्रेमवर्क के तहत आता है. तो उसको जानकारी होनी चाहिए. आज मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये चले जाते हैं तो मुझे आभास होना चाहिए कि आरबीआई मुझे बोलता है कि अगर मैं पहले 72 घंटे में शिकायत करूंगा साइबर लॉ फ्रेमवर्क्स में, जीरो लाइबिलिटी नोटिफिकेशन में, तो मेरे पैसे वापस करने की जिम्मेवारी बैंक की है. लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अपने पैसे गवा दूंगा. तो साइबर लॉ की अब तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो गई है और अब तो इतना बड़ा डिसिप्लिन होता जा रहा है कि उस डिसिप्लिन के अंतर्गत छोटे छोटे डिसिप्लिन आने शुरू हो गए. जब मैंने काम शुरू किया था तब साइबर लॉ था ही नहीं. फिर साइबर लॉ इवॉल्व हुआ तो केवल एक छोटी स्पेशलाइजेशन कि जी ई कॉमर्स एनेबलिंग लेजिस्लेशन है, लीगल फ्रेमवर्क है. चलिए ठीक है. आज धीरे धीरे साइबर लॉ इतना बढ़ चुका है कि एक मदर अम्ब्रेला लेजिस्लेशन हो चुका है, लीगल फ्रेमवर्क. उसके अंदर सब डिसिप्लिन आने शुरू हो गए हैं, जैसे साइबर क्राइम लॉ, साइबर सिक्योरिटी लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ, ब्लॉकचेन लॉ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉ, क्वांटम कंप्यूटिंग लॉ. तो आजकल नई नई डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं. तो इस संदर्भ में अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल दूँ तो हम लोगों ने इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया था, सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 में. जब बना था किसी को नहीं पता था कि क्या संसद पारित कर रही है. सबको ये पता था कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉ है, चलो भाई छोड़ो. जब संसद के पास पहुंचा भी तो संसद ने कहा ये बहुत टेक्निकल लॉ है, चलो किसी अपना सेलेक्ट कमेटी को भेज देते हैं. सेलेक्ट कमेटी ने देखा, फिर वो पास हुआ. वो जमाना था और आज का जमाना है. एक सेक्टर स्पेसिफिक लॉ से परिवर्तित होकर आज भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण कानूनों की श्रेणी में आ चुका है भारतीय संपूर्ण स्वतंत्र भारत के इतिहास में. क्यों? क्योंकि आज अगर भारतवर्ष में कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, नेटवर्क हो, कंप्यूटर रिसोर्स हो, कम्युनिकेशन डिवाइस हो या डेटा इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, तो भारतीय साइबर लॉ सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आते हैं. तो मुझे तो लगता है जितना ज़्यादा बढ़ावा सरकार इस दिशा में दे पाए, ज़्यादा साइबर लॉ को स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाएं, लॉ कॉलेजेस में, इवन अदरवाइज अदर कॉलेजेस में भी, चाहे आप कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, आपको साइबर लॉ करना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करेंगे, आपको लीगल चुनौतियां, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा. तो एटलीस्ट वर्तमान कानून कहता क्या है आपको और आपकी क्या दायित्वों को परिभाषित करता है, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी ज़्यादा प्रोत्साहन जल्दी सरकार करेगी. सर, आपने जो आंकड़े बताए कि 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है आने वाले वक्त में और इवन वर्तमान में भी, सर इसका जो बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है वो ये होता है कि कितना रिवॉर्ड है साइबर एक्सपर्ट्स के लिए इंडिया में, साइबर लॉयर्स के लिए इंडिया में, हाउ मच ब्रांड्स एंड कंपनीज आर विलिंग टू पे. क्योंकि मुझे लगता है आपके पास इसकी काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर है. इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दिस. देखिए, बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन आपको समझना होगा, जब हमने वकालत शुरू करी थी तो हमारे पिताजी जो वकील थे उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि वकील की शुरुआत और पहलवान का अंत एक जैसे होता है. मतलब कि वकील की शुरुआत में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, पहलवान के अंत में यहाँ दर्द हो रही है, ये हड्डी टूटी है. तो उस माइंडसेट से कहीं ना कहीं आपको प्रारंभ करना पड़ेगा. लेकिन अब क्योंकि इतनी ज़्यादा अडॉप्शन हो चुकी है, आज कंपनियां ढूंढ रही हैं कि भाई हमें इन हाउस काउंसिल चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान इन हाउस काउंसिल्स हैं उनके पास साइबर एक्सपर्टीज़ नहीं है और साइबर की इतनी टेक्निकल न्यूआंसेस हैं कि अगर आपने एक गलती करी तो वो बात भारी पड़ सकती है, महंगी पड़ सकती है, ना केवल पैसों के दृष्टिकोण से, आपकी ब्रांड, आपकी रेपुटेशन के दृष्टिकोण से.
तो आजकल जितनी सारी कंपनियां हैं वो इन हाउस काउंसल्स रिक्रूट कर रही हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन साइबर की हो। और अगर आप उस तरह की नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कितने पैसे मिलेंगे और कितने पैसे मिलने चाहिए। अब आपकी क्षमता के ऊपर आधारित है, बट अगर आपकी शुरुआत ही करीबन 70-75 हज़ार से शुरू हो प्रति माह और स्काई इज द लिमिट डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर सकते हैं, तब मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक विकल्प है जो लॉयर्स को लेना चाहिए। बहुत सारे लॉयर्स कहते हैं मुझे लिटिगेशन नहीं करना है, मुझे इसी रूम में बैठना है और कॉर्पोरेट काम करना है। मैं कहता हूं कि जो साइबर का काम है, साइबर लॉ का काम, वो कॉर्पोरेट से ऊपर है, ज़्यादा न्यूआंस्ड है, ज़्यादा उसमें पैसे हैं, बट मेहनत भी ज़्यादा है। आप कहो जी मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाएं और मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, वो शायद पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आजकल कंपनियां भी बहुत कैलकुलेटिव हो गई हैं। जब तक आप उन्हें रिटर्न देते रहेंगे, आप अपनी वैल्यू प्रदर्शित करते रहेंगे, तब तक तो वो आपको रिटेन करेंगी। जिस दिन आप कॉम्प्लेसेंट हो गए कि भैया ठीक है कुछ नहीं करना काम, वो अगले दिन आपको कहेंगे हमें आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जहाँ एक और ये ट्रांजिशनल चेंज आया है, वहाँ दूसरी और माइंडसेट भी चेंज आने की भी आवश्यकता है। जो लोग इन हाउस काउंसिल्स नहीं जानना चाहते, उनके पास ये विकल्प है कि वो अपनी साइबर लॉ प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि आज कंपनियों को, क्लाइंटों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साइबर लॉ की। आज अदालतें जो हैं ऑनलाइन हियरिंग्स कर रही हैं, वो उसके जितने भी न्यूआंसेस हैं वो साइबर लॉ में कवर होते हैं। ऑनलाइन हियरिंग्स, ऑनलाइन फाइलिंग्स को लेकर ऑनलाइन डिस्प्यूट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्राइम्स की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, आजकल तो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुका है। और इस स्वर्णिम युग साइबर क्राइम में हम पा रहे हैं कि नए नए प्रकार के साइबर क्राइम उत्पन्न हो रहे हैं। लोग अधिकांश तौर पर पैसे लूज कर रहे हैं, वो आना चाहते हैं साइबर लॉयर के पास, ताकि वो उनको सही न्यूआंसेस दें, सही एडवाइस दें। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्काई इज द लिमिट, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वो नॉर्मल फील्ड ऑफ लॉ नहीं है कि चलिए जी ये तो प्रॉपर्टी लॉ है, पिछले 300 सालों से पूरी तरह से सेटल्ड है। यहाँ तो लॉ इवॉल्व हो रहा है, केस मेड लॉ, जज मेड लॉ के माध्यम से नए रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो आपको अवगत होना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट अपडेट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है और आपकी लीगल प्रैक्टिस को कैसे बदल रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड। बट अगर आप तुरंत कहो जी कि मैं फर्स्ट दिन आ जाऊँ, मुझे 2 करोड़ हाथ में मिल जाएं, तो साइबर लॉ में नहीं मिलने वाले, इनफैक्ट किसी भी फील्ड में नहीं मिलने वाले। लेकिन हाँ, साइबर लॉ में आपकी शुरुआत अन्य वकीलों की तुलना में ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपको ज़्यादा अच्छा क्वांटम की शुरुआत मिलेगी। लेकिन नौकरी में एक बात है, एक बार आप नौकरी में आपने काम कर लिया, तो नौकरी में आपको इजाफा या इंक्रीमेंटल इंक्रीज थोड़ा होगा। अपनी वकालत करेंगे, अपनी साइबर लॉ प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो शुरुआत बेशक थोड़ी रॉकी ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद क्वांटम जंप्स आपको मिलेंगे। और एक बार आपने अपनी एक्सपर्टीज स्थापित कर ली और अपनी एक्सपर्टीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, तो लोग आपके पास आएंगे। साइबर लॉ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को चिल्ला के बोलिए कि मैं साइबर लॉ करता हूँ, मेरे से काम कराइए, कोई नहीं कराएगा। आपको ढूंढेंगे लोग, आपको लोग ढूंढते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी को ढूंढते हैं। आपने जो लिखा है, आपने जो बोला है, आपने जिस केस में काम किया है, आपने कौन सी बहस करी है, आपने किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की है, वो लोग वॉच करते हैं। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स और जो सर्च इंजन हैं वही आपकी मदद कर देते हैं बताने के लिए कि साहब ये टॉप साइबर लॉयर्स हैं, ये इस एरिया में काम कर रहे हैं, आपको यहाँ जाना चाहिए। तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं, लेकिन आप तभी जाएंगे और काम तभी कराएंगे जब आप व्यक्ति से मिलेंगे और आपको लगेगा ये साइबर लॉयर गंभीर है, ये मेरे काम को पूरी तरीके से अंजाम देगा और मुझे पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेगा। हर क्लाइंट चाहता है कि साहब मेरा साइबर मैटर को ना आप एक गिनी पिग एक्सपेरिमेंटेशन टेबल मत बनाइए, हल्का में नहीं ले, आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करिए, बट मुझे काम करके दीजिए। इसलिए आप मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट। बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा साइबर लॉयर्स की आवश्यकता है और धीरे धीरे साइबर लॉयर्स के साथ जो सब डिसिप्लिन वाले साइबर लॉयर्स हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉयर्स, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉयर्स, जैसे साइबर सिक्योरिटी लॉयर्स। वो तरह की जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो भी साइबर लॉ में बहुत जल्दी आएगी। क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में उनका क्या सहयोग है नए नए कोर्सेज को लेके साइबर लॉस के, या फिर आप कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप ट्रेन करते हो नए लॉयर्स को? क्योंकि मुझे लगता है इसका कोई ठोस स्ट्रक्चर नहीं है मेरे ओपिनियन में। अगर आपको पता है इन्फॉर्मेशन तो आप प्लीज़ शेयर करिए। देखिए, साइबर लॉ को अभी वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिली है जो उसे मिलनी चाहिए। इंडिविजुअली
मैं बहुत जगह जाके पढ़ाता हूँ। मैं नेशनल जुडिशल एकेडमी में जाके पढ़ाता हूँ भोपाल में। मैं राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद वहाँ पढ़ाता हूँ। मैं लॉ स्कूल्स में जाके पढ़ाता हूँ, विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाता हूँ। मानव रचना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हूँ। विभिन्न प्रकार की जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ जाके पढ़ाता हूँ। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन स्टडीज़, वहाँ पे जाके पढ़ाता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि अब आपको ना आवश्यकता है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की, कि आप स्ट्रक्चर्ड साइबर लॉ प्रोग्राम्स बनाइए। कुछ लॉ स्कूल्स हैं जिन्होंने अब कुछ साइबर लॉ के प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। साइबर लॉ यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा के साथ मिलकर एक ऑनलाइन डिप्लोमा भी शुरू किया है ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी, जो मैं कंडक्ट करता हूँ। मेरे बहुत सारे कोर्सेस यूडेमी पे भी आते हैं और साइबर लॉ यूनिवर्सिटी पे आते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्ड तौर पर मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष को अब डेडिकेटेड आपको एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्ट्रैटेजीज लाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि साइबर अब हर में घुस चुका है। और अब ये कह दें कि साहब बंदा अपने ऊपर है और वो खुद भुगतेगा, वो कहानी नहीं चलेगी। आपको लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है कि लॉ कॉन्स्टेंटली बदलता जा रहा है। अब जैसे न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है, ये लॉ अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब लागू हो जाएगा तो ये लॉ कहता है कि अगर आप मेरे प्रोविजंस का वायलेशन करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो आपको सेलिब्रेट करने का भी मौका दूंगा और आपको अफसोस करने का मौका भी दूंगा। सेलिब्रेट करने का मौका ये दूंगा कि मेरे लॉ में कोई जुर्म, कोई जो अपराध है परिभाषित नहीं है, आप जेल नहीं जाएंगे, तो आप सेलिब्रेट कर लीजिए। अफसोस करने का मौका ये दूंगा कि अगर आपने मेरे कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया तो आप पर 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। मिनिमम फाइन 50 करोड़ होगा, मैक्सिमम फाइन 250 करोड़ रुपए होगा पर वन कॉन्ट्रीवेंशन। और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर किसी भारतीय कंपनी या भारतीय बिजनेस को बोला जाए कि तुम्हें 50 करोड़ फाइन देना है, किसको देना है? सरकार को देना है, क्योंकि वो फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा वो पैसा। तो लाजमी सी बात है, लोग तुरंत सीरियस हो जाएंगे। तो ये जब नई न्यू लीगल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके बारे में ज़्यादा जागरूकता, अवेयरनेस फैलानी है। ऐसा ना हो कि आप यूज़र तो हैं, आप कानून से अनभिज्ञ हैं, आप कानून का उल्लंघन कर लेते हैं और फिर कहते हैं मुझे पता नहीं था। क्योंकि पुराना डिक्टम है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ। इसलिए ज़्यादा जागरूकता फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दिशा में। तभी मुझे लगता है अगर हम स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल प्रोग्राम से कर सकें, हम लोग हर यूनिवर्सिटी अगर साइबर लॉ डिप्लोमास एंड साइबर लॉ स्पेशलाइजेशन ऑफर करे, लॉ यूनिवर्सिटीज तो ज़रूर करें क्योंकि लॉ का ही सब्जेक्ट है, लेकिन अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आनी शुरू हो गई है। लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन साइबर लॉ में इंटरेस्टेड हैं, लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं लेकिन उनको साइबर में इंटरेस्ट है, या साइबर सुरक्षा में इंटरेस्ट है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अगर हम ये मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी फोकस्ड हम ये कोर्सेज लेकर आए साइबर लॉ के, साइबर को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ को लेकर, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे स्टूडेंट्स के लिए। उनको अच्छी नौकरियों को पाने की दिशा में भी सहायक होंगे और अल्टीमेटली आप जागरूकता लेवल को बढ़ाएंगे। आप अल्टीमेटली जो साइबर इकोसिस्टम है उसको ज़्यादा सशक्त, सिक्योर बनाएंगे और अल्टीमेटली आप भारतवासियों को एम्पावर करेंगे ताकि भारत आगे बढ़ सके, भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बन सके। सर, मुझे लगता है कि आपने अपने वर्किंग ड्यूरेशन में अभी तक के काफ़ी सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, और इसी के साथ साथ सवाल ये आता है कि कैसे एक कॉमन मैन, एक आम आदमी अपने किसी भी तरीके के फ्रॉड को, स्कैम को अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। व्हाट इज़ द बेसिक एंड द लीस्ट दैट दे कैन डू एक्सेप्ट द एक्सपर्ट्स हेल्पिंग देम, बिसाइड्स द एक्सपर्ट्स हेल्पिंग देम? देखिए, आज दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। पहला, जिन्हें पता है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, और दूसरा जिन्हें नहीं पता कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो द मोमेंट आपको पता लगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको 2-3 चीजें करनी है। एक, रिपोर्टिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की प्रेजर्वेशन, और तीसरा उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर तफ्तीश करना। रिपोर्टिंग बहुत सिंपल है, कुछ भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर लीजिए, 1930-1930। कॉल करेंगे, अगर फ़ोन उठाया गया तो फ़ोन पुलिस अधिकर्मी उठाएंगे। बैंक्स के साथ उनका टाई अप है। द मोमेंट आप अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे, वो देखेंगे बैंकिंग चैनल में कितना पैसा है,
जितना पैसा जिस चैनल पे जहाँ पर है उसको फ्रीज कर देंगे और अल्टीमेटली पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। ये पहला कदम है। अगर फ़ोन ना उठे 1930 पे, तो दूसरा विकल्प है कि आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाइए, cybercrime.gov.in, और वहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्ट करिए और सिमिलर प्रोसेस फॉलो होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है कंसर्न, उसके साथ छेड़खानी ना करिए। अगर कोई स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट लेना है, अगर कुछ आपको चीज़ें मिल रही हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल आई है तो मेल की बैकअप लेनी है, उसको पेन ड्राइव में लेना है, उसको उसके प्रिंट आउट लेने हैं, तो सो दैट ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने तफ्तीश भी करनी है तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कानून मानता है कि अगर आप ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर तफ्तीश करेंगे, काम करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खराब हो जाएगा, टेम्पर हो जाएगा, और टेम्पर्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए ओरिजिनल इंक्रिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ छेड़खानी ना करिए। अगर आपको काम करना है तो अगर हार्ड डिस्क है तो मिरर कॉपी बना लीजिए, फ़ोन है फ़ोन की क्लोन कॉपी बना लीजिए, फिर क्लोन कॉपी पर काम करें या मिरर कॉपी पे काम करें और देखें कि साहब कहाँ से वेक्टर आया है, कहाँ से फ्रॉड हुआ है। और बहुत सारे लोग तो आजकल फ्री टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन, जो उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें बता देते हैं कि ये जैसे ये IP एड्रेस है, ये कहाँ एलोकेटेड है, किस सर्विस प्रोवाइडर के पास है, उस सर्विस प्रोवाइडर की ईमेल एड्रेसेस क्या हैं, उनकी ईमेल अकाउंट्स क्या हैं, सो दैट एटलीस्ट आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। और अब तो IT रूल्स 2021 के बाद हर सर्विस प्रोवाइडर को दायित्व दे दिया गया है कि वो अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करे। तो अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है तो कुछ प्लेटफॉर्म का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है उसको आप ज़रूर लिखें और अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है साथ लगा के भेजें और अपनी ग्रीवेंस के रिड्रेसल की दिशा में अग्रसर हों। पैसे गए हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो RBI की ज़ीरो लाइबिलिटी नोटिफिकेशन का बेनिफिट ज़रूर उठाएं। RBI कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि अगर आपके अकाउंट से कुछ पैसा निकला है और वो अनावश्यक तरीके से निकला है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है जिसमें आपकी नेग्लिजेंस नहीं है, तो अगर आप पहले 72 घंटों में उसकी लिखित में शिकायत बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को देंगे, तो जितना पैसा आपका खोया है, गया है, उतना सारा पैसा आपके अकाउंट में वापस डालने की जिम्मेवारी उस बैंक की है, उस क्रेडिट कार्ड कंपनी की है। अगर आप 72 घंटे का टाइम चूक जाते हैं, उसके बाद आपको कम पैसे मिलेंगे, मे बी 90% ऑफ द टोटल अमाउंट। और अगर आप 10 दिन से ज़्यादा बियॉन्ड हो जाता है, तब आपको केवल उतने ही पैसे मिलेंगे जो बैंक की पॉलिसी है, जो थोड़े से पैसे होंगे। तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है, अपनी रेमेडीज़ के बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, उन रेमेडीज़ को रिजॉर्ट करना, उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझना कि लोग क्या कहेंगे कि मेरे से बेवकूफ़ी हो गई। हम सबके से बेवकूफ़ी होती है, हम सब साइबर क्राइम के शिकार या हो चुके हैं या हो जाएंगे, तो उसमें हम कोई अछूती बात नहीं है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन अगर हम रिपोर्ट करेंगे, अगर हम अपनी रेमेडीज़ को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करेंगे, तो संभावित तौर पर हम अपना पैसा वापस पा सकते हैं। आपको अगर आप फोरेंसिक जांच करते हैं मिरर कॉपी ऑफ दी हार्ड डिस्क की, उस जांच की कॉपी भी आप अपनी कंप्लेंट के साथ लगा सकते हैं कि साहब हमने ये इसकी मिरर कॉपी बनाई, इसमें ये जांच करी, ये जांच निकली। बहुत से फ्री टूल्स हैं जो आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं, उन टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली अगर आप ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम एविडेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं, तब सहायता पुलिस वालों को मिल जाती है, सहायता अदालत को मिल जाती है कि ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर आगे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपको कि जहाँ बहुत से टूल्स आपके पास उपलब्ध हैं और आप अपनी तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कोशिश करें कि आप खुद ना करें। क्यों? क्योंकि जो करता होता है वो उस्ताद होता है। अगर आप साइबर लॉ या साइबर की न्यूएंसेस से रोज वाकिफ नहीं है, तो अपने मैटर के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ गड़बड़ कर ली तो सारा एविडेंस नष्ट हो जाएगा और जो कुछ आपके चांसेस होंगे साइबर क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए वो खत्म हो जाएंगे। और अगर आप पहुंच भी गए तो इस एविडेंस को अदालत में आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, प्रूव नहीं कर पाएंगे एज ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। सो प्रोफेशनल हेल्प का बेनिफिट ज़रूर लीजिए वेर एवर अवेलेबल। नहीं तो बहुत सी आजकल केंद्रीय सरकार ने लेबोरेटरीज स्थापित कर दी हैं सेक्शन 79A IT एक्ट में।
उन लेबॉर्ट्रीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइवेट फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइबर लॉयर्स की मदद ले सकते हैं। बट डॉक्टर अपना इलाज कभी खुद नहीं करता, तो हमेशा याद रखिए कि अपने केस पर खुद एक्सपेरिमेंटेशन एडवेंचरिज्म मत करें और एक्सपर्ट हेल्प की मदद ले लीजिए ताकि आपको बेस्ट बेनिफिट मिल सके। Sir, can you also take me through the journey of the process of a case coming to you and you handling it? वेल द टिपिकल जर्नी इज़ अ वेरी यूनिक जर्नी। हर एक केस के अपने ही अलग पहलू होते हैं, लेकिन टिपिकली होता ऐसा है कि उदाहरण के तौर पर टिपिकल केस आया कि जी हमारे इतने पैसे चले गए, या हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, या हमारे बैंक में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है। जब केस आता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अभी रेलेवेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहाँ है, उसको प्रिजर्व किया जाए। सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रिजर्व करते हैं, पिटिशंस बनाते हैं, फिर पिटिशंस फाइल करते हैं साइबर लॉ में आईटी रूल्स के तहत, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत, जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन के तहत, और फिर उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। देखिए हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि मुकदमा जो होता है ना उसमें लक कम काम करता है, पैरवी ज़्यादा काम करती है। तो हमें पैरवी लगातार करनी पड़ती है और फिर अल्टीमेटली हम कामयाब हो जाते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं। अगर पैसे नहीं मिलते तो फिर हम अदालत जाना होता है, उसके लिए हम पिटिशन बनाते हैं, पिटिशन बना के अदालत में फाइल करते हैं, कोर्ट नोटिस इशू करता है और फिर मुकदमा आगे चलता है। तो हर मुकदमे के अपने अलग ही न्यूआंसेस होते हैं। आज मैं देखता हूँ कि अधिकांश लोग जो मेरे पास आते हैं वो बहुत क्लियर कहते हैं कि साहब ऐसा है, मेरे पैसे गए, मैं साइबर क्राइम का शिकार हुआ, मैं इंटरेस्ट नहीं रखता कि जिसने किया उसको जेल भेजो। मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे मेरे पैसे जो गए वो वापस आ जाने चाहिए, रिकवरी पर फोकस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है अभी रिकवरी पर फोकस नहीं करता। अगर हम इफेक्टिवली रिकवरी पर फोकस करें तो काफ़ी हद तक परिवर्तन आ सकता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेडिकेटेड सख्त प्रावधान लेकर आ जाए बैंक्स को जिम्मेवार ठहराते हुए, भाई अल्टीमेटली जब मेरे साथ इंटरनेट फ्रॉड होगा तो मेरे अकाउंट से पैसा किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में जाएगा, तो बैंकों को तो पता है कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इस संदर्भ में अगर बैंक की जिम्मेवारी को परिभाषित कर दिया जाएगा और अगर बैंक को ये डर लगने लग गया कि साहब ऐसा ये फ्रॉड होगा तो उसकी वजह से पैसा मुझे देना पड़ जाएगा, तो बैंक डबल एफर्ट करेगा ताकि फ्रॉड ना हो। और इस तरह की अप्रोच से हो सकता है 80% ऑफ साइबर फ्रॉड काफ़ी हद तक भारतवर्ष में कम भी हो जाए। लेकिन ये तो अलग केसेस होते हैं। कुछ केसेस आते हैं ऑनलाइन ऑब्सेनिटी के, उसमें न्यूआंसेस अलग होते हैं, जहाँ पे क्लाइंट कहता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरी छवि इंपैक्ट हो जाएगी, तो हमें कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी में काम करना पड़ता है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, उसका उल्लंघन हुआ है, या परफॉर्मेंस जो अग्री की गई थी वो नहीं हुई है, तो उसके लिए हम पहले लीगल नोटिस भेजते हैं, फिर लॉ सूट्स फाइल करते हैं, क्रिमिनल एक्शन साइबर क्राइम कंप्लेंट्स फाइल करते हैं। बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं कि साहब हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है, मदद करिए, तो हम उसकी रिपोर्टिंग में मदद करते हैं, उनको असिस्टेंस करते हैं कि साहब आप किस तरीके से क्या चीज़ प्रिजर्व करके रखेंगे। ये भी असेस करते हैं कि आप प्रेस के साथ बाहरी दुनिया के साथ क्या बोलोगे, क्योंकि ऐसी चीज़ ना बोल दें जो आने वाले समय में आपको नुकसान पहुंचा सके। और आजकल तो अब नया जो फ्लेवर ऑफ द सीज़न है वो डेटा प्रोटेक्शन का है, क्योंकि अब ये 250 करोड़ की फाइन की प्रावधान आ चुका है। सारी कंपनियां आजकल थोड़े बहुत शशोपंज में हैं और पैनिक मोड में हैं, तो उनको मदद करना कि वो उनके करंट कंप्लायंसेस डीपीडीपी एक्ट में कैसे हैं, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है और किस तरीके से कंप्लायंस लेवल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अलग अलग प्रकार के केसेस के साथ अलग अलग एक लाइफ साइकिल जुड़ी होती है। बट हमारे सारे साइबर में एक चीज़ कॉमन है, वो ये टाइम क्रिटिकलिटी। जब केस आया उस वक्त आपने ये नहीं देखना दिन है रात है सुबह है शाम है, आपने लग जाना है, बिकॉज जितनी कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे उतने अच्छे चांसेस हो जाएंगे कि आपको इफेक्टिवली सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने डिले कर दी, अगर आपने किसी हद तक पोस्टपोन कर दिया, तो ना केवल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मोर इम्पोर्टेंटली जो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस है वो हट जाएगा। हमें अक्सर देर रात में लोग उठाते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ अर्जेंसी हो गई है, सिस्टम हैक हो गया, ये कुछ हो गया है। अब एक ऑप्शन तो आप उन्हें कहिए जी मैं सुबह उठ के देखूंगा। हमारे फील्ड में ऐसा नहीं है, हमारे पास वो लग्जरी है ही नहीं। आपने मुझे रात को 2:30 बजे भी उठाया है तो मुझे उठ के आपको उसी वक्त आपका काम करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको 6 घंटे में रिपोर्ट करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप जुर्म कर लेंगे,
तो मुझे आपको कंप्लायंसेस करनी है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रिजर्व करना है। तो हमारे यहाँ टाइम क्रिटिकलिटी इज वन इशू दैट एवरी साइबर लॉयर हैज टू टेक इनटू अकाउंट। एनी डिले कैन एक्चुअली ऑल्सो बी सीन टू बी फेटल टू द सक्सेस ऑफ एनी केस। सर कोई ऐसा पेचीदा केस हो जिस पे आपने सोचा कि दिस इज समथिंग आई हैव नेवर थॉट कुड हैपन टू समवन? आजकल हर केस अलग ही पेचीदा होते हैं, हर दौर के साथ अलग अलग केसेस आते हैं। उस जमाने में वो पेचीदा लगते हैं, बाद में जब हम देखते हैं तो लगता है अच्छा ठीक है, अब तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। जब आपको अर्ली 2000s की बात करूं तो केस मुझे याद आता है जहां पर किसी व्यक्ति ने एक ईमेल आईडी बनाई जिसमें ईमेल आईडी में हिंदी गाली का इस्तेमाल किया और उस ईमेल आईडी से लोगों को मेलें भेजी जिसमें हिंदी गालियां ही थी और कुछ नहीं थी। 10-10 A4 साइज पेज की हिंदी गालियां भेजी। उस ज़माने में उसको लगा शायद ये आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का एक आउटफ्लो है, लेकिन जब वो आइडेंटिफाई हुआ तो उस पर कार्रवाई हुई। और मैंने ये भी देखा कि अक्सर लोग जो है ना एनोनिमिटी व्हील के पीछे छुप के बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि साहब मेरी आइडेंटिटी इंटरनेट पे कौन मिला पाएगा, कुछ नहीं मिला पाएगा। तो मुझे याद है हमने भारत का पहला इंटरनेट का जॉन डो केस किया था। जॉन डो केस होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है अमेरिका में जहां पर आप अननोन लोगों को सू कर सकते हैं। अभी क्या ना कि भारत में ऐसा सिस्टम है कि आप क्या लड़ाई किसी ABC के साथ है तो उसी को सू कर सकते हैं, किसी अननोन किसी भूत को सू नहीं कर सकते। वहां पर हमने 2006 में ये जॉन डो लिटिगेशन शुरू करी क्योंकि किसी व्यक्ति ने कुछ कार्रवाई करी थी क्लाइंट के नेटवर्क पर, तो हमें उसकी आइडेंटिटी पता नहीं थी, लेकिन कुछ सुराग थे जो एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के प्रति डायरेक्ट कर रहे थे। तो हम लोगों ने मैंने मुकदमा बनाया जॉन डो का। मुझे यकीन नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि इसका क्या होने वाला। मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि हो सकता है हम कर तो रहे हैं कि कोर्ट हमारे साथ ना चले और कि मैटर डिसमिस हो, बट हम अपना चांस लेते हैं। तो मैंने वो मुकदमा बनाया, फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मैटर को एंटरटेन किया, डायरेक्शंस दी सर्विस प्रोवाइडर को। सर्विस प्रोवाइडर ने आइडेंटिटी दी और फाइनली जो मिस्टर एक्स जो हमने सू किया था उसका रियल नाम सर्विस प्रोवाइडर ने दिया, उसको हमने पार्टी बनाया और मुकदमा चला। तो वो एक नए प्रकार का मुझे केस याद है जिसकी वजह से एक नए दरवाजे खुल गए। मतलब जॉन डो लिटिगेशंस उसके बाद भारतवर्ष में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगातार आनी शुरू हुई। बहुत सारे केसेस मैंने डोमेन नेम डिस्प्यूट्स के किए। मैं आर्बिट्रेटर हूँ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन सेंटर का। तो वहाँ पर भी बहुत सारे केसेस की एक बार हमने केस किया जिसमें मैं आर्बिट्रेटर था। वो केस था maruti.com को लेकर। मारुति बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, किसी और व्यक्ति ने मारुति का नाम लेकर ये डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया। कंपनी ने पहले मांगा कि साहब मुझे दिया जाए, एक यूनिफॉर्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी होती है, उसके अंदर अगर प्रोसीडिंग्स की गई। एक सिंगल पैनलिस्ट था, पैनलिस्ट आर्बिट्रेटर ने कहा कि नहीं, कि इन्होंने सही किया है क्योंकि जिसने रजिस्टर किया था उसने कहा साहब मारुति तो भगवान हनुमान का नाम है, मैंने हनुमान जी के नाम पे ये डोमेन नेम बुक किया है और हनुमान जी के नाम पर कोई ट्रेडमार्क किसी का है नहीं, तो लिहाजा आप मुझसे ये डोमेन नेम नहीं ले सकते। ये आर्ग्यूमेंट उस पैनलिस्ट के साथ सही पाई गई और केस दर्ज डिसमिस हुआ। उसके बाद फिर 3 पैनल आर्बिट्रेटर्स बने जिसमें मैं भी एक पैनलिस्ट था। बाकी 2 पैनलिस्ट भारत के बाहर विदेशी लोग थे। फिर दोबारा उस कंपनी ने उस डोमेन नेम को लेने की कोशिश करी, बट इस टाइम दिखाया कि साहब लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला था कि हनुमान जी की वजह से मैंने ये डोमेन नेम बुक किया है, लेकिन ये देखिए ये तो इंटरनेट ट्रैफिकिंग करके एडवर्ड से पैसे कमा रहे हैं और ये मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ये जो नेम है maruti.com कंपनी को दिया जाना चाहिए, बिकॉज कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन थी और वो दूसरे व्यक्ति का बैड फेथ रजिस्ट्रेशन था। इस तरह के केसेस सामने आए और आजकल तो डीप फेक के और डिजिटल अरेस्ट के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। हमारे पास एक क्लाइंट हैं, करीबन 85 साल की हैं और दिल्ली में किसी फार्म हाउस में रहती हैं। दोनों बच्चे बाहर हैं, 5-6 नौकर हैं। उनको कॉल आया किसी अननोन नंबर से, आप वीडियो कॉल ऑन करिए। वीडियो कॉल ऑन किया, कोई पुलिस अधिकारी की ड्रेस वाला व्यक्ति था। उसने कहा मैडम आपके यहाँ से पार्सल गया है, उस पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, हम कार्रवाई करेंगे और आपको 10 साल की जेल करके अंदर भेजेंगे। साथ ही साथ आपने साइबर क्राइम किए हैं, लीजिए साइबर क्राइम ऑफिसर से बात करिए। उससे बात करी। साइबर क्राइम ऑफिसर ने एक और बात बता दी। उसने कहा ठीक है आपने साइबर क्राइम तो किए है, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक बात
आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं ना, हमने आपके घर के चारों ओर शार्प शूटर रखा रखे, आपने कुछ कलाकारी करी, हम आपके शार्प शूटर्स, हमारे शार्प शूटर्स हैं, आपको शूट कर देंगे तुरंत। आपके जितने सारे नौकर हैं सबको शूट कर देंगे। अब जितने पैसे आपने देने हैं दीजिए। वो क्लाइंट ने लगभग करीबन 3 करोड़ और 10 लाख रुपए पेमेंट दी। अकाउंट से पहले 80-85 लाख, फिर अपनी एफडी तोड़ के दी। फिर फाइनली जब रियलाइज हुआ कि सब कुछ सब बेकार है, तब तक इतने पैसे जा चुके थे। आजकल वो केसेस आ रहे हैं, आजकल डीप फेक के केसेस बहुत आ रहे हैं, जहां पर पहले हम सोचा करते थे कि आप रश्मिका मंदाना हैं, आप आलिया भट्ट हैं, आप कटरीना कैफ हैं, तभी आपका डीप फेक बनेगा। वो जमाने गए। आज तो वो जमाना आ गया कि आपका मेरा डीप फेक कोई भी व्यक्ति मुफ्त में फ्री टूल्स के माध्यम से बना सकता है। और अब इंक्रीजिंगली डीप फेक्स इतने हद तक परफेक्ट होते जा रहे हैं कि नेकेड आई जो है वो डिटर्मिन नहीं कर पा रही है कि साहब ये सही है या ये गलत है। तो बहुत सारे केसेस किए। एक फादर ने को डीप फेक का शिकार बनाया गया। फादर की लड़की स्कूल गई थी और लड़की की आवाज़ में क्लोन करते हुए डीप फेक बनाया गया और कहा गया कि हमने आपकी लड़की को किडनैप कर लिया है। लड़की से बात करी तो लड़की चिल्ला रही थी, बिल्ला रही थी, कह रही थी पापा मुझे बचाओ, ये मार देंगे। 15 लाख मांगे थे 15 मिनटों में। 14वें मिनट में 15 लाख रुपए पेमेंट की क्लाइंट ने। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बेटी की जान ज़्यादा प्यारी थी। उसके बाद जब वो बेटी को लेने जा रहे थे लोकेशन पर, उसने स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल किया और अपनी व्यथा बताई। प्रिंसिपल ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, बेटी तो शुरू से स्कूल में ही है, कोई लेके नहीं गया। तब आभास हुआ कि बेटी की वॉइस की क्लोनिंग की वजह से उसको शिकार बनाया गया और 15 लाख रुपए गवा दिए गए। आजकल ना बहुत ज़्यादा नए प्रकार के ट्रेंड्स आ रहे हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट में एक सर्वे आया है जो बताता है कि पिछले 4 महीनों में 2000 करोड़ रुपए भारतवासियों ने केवल डिजिटल अरेस्ट में गवा दिए हैं। और फ्रॉड्स तो आप छोड़ ही दीजिए। वैसे भी जब मैं टोटल ग्लोबल आंकड़े देखता हूं तो हिल जाता हूं। पिछले साल पूरी दुनिया भर में लोगों ने $8 ट्रिलियन गवाए 2024 में साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा में सेंध के प्रति। और ये आंकड़े वहां खत्म नहीं हो रहे, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2025 के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि लोग दुनिया भर में करीबन $10.5 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे गवा देंगे साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा में सेंधों के प्रति। तो हर एक अलग केस के अलग न्यूआंसेस होते हैं, बट हर केस एक आपको सिखाने के लिए, आपको नई चीज बताने के लिए आता है। और मैं तो हर केस को एक नया टीचर मानता हूँ। हर केस में आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं और कुछ नई चीज को आप आगे लेकर बढ़ते हैं। सर, आपने पीछे बैंकिंग सिक्योरिटी की बात की थी, उससे मेरा ये सवाल आता है कि मैं आपका एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मेरा सवाल ये आता है कि पहला, क्या आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं या नहीं? दूसरा, कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ अगर बैंक सीरियस होते हैं या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अगर इसको सीरियसली लिया जाए तो क्या ये हेल्पफुल रहेगा? देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में मेरा विश्वास इसलिए है क्योंकि एक बहुत मैच्योर टेक्नोलॉजी के तौर पर उभर रही है। प्रॉब्लम यह है कि अधिकांश लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बिटकॉइन के साथ इक्वेट करते हैं और उनको लगता है कि जब हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं तो बिटकॉइन ही होगा। लेकिन बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। आज दुनिया भर में मैं देखता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का मैच्योर यूज होना शुरू हो गया है। भारत में अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो आप पाते हैं कि वहां पर जितने लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो वहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सुरक्षित तौर पर सेव किए जा रहे हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि उसका जो पब्लिक लेजर है उसको छेड़खानी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप एक ब्लॉक पे डालेंगे वही इन्फॉर्मेशन अलग अलग ब्लॉक्स में पूरी दुनिया भर में प्रसारित हो जाएगी। और अगर आप एक ब्लॉक में चेंज भी कर पाएं तो बाकी ब्लॉक्स में जो विद्यमान जानकारी है उसको नहीं बदल सकते। मुझे लगता है भारत को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। एक छोटी सी कंट्री है, उसका नाम है बेलारूस। मैं बेलारूस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने एक क्रिप्टो लेजिस्लेशन बनाया और उसके लेजिस्लेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो छोटी सी कंट्री ने कहा है कि साहब मेरा एक छोटा सा इलाका है और इस इलाके के अंदर जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो लीगल होंगे, लीगल टेंडर होंगे। और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रकार के इंसेंटिव्स दे रखे हैं उन लोगों को जो लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इंडिया में जब मैं देखता हूं तो मुझे पाता हूं कि यहाँ पर मानसिकता थोड़ी अलग है। यहाँ पे लोगों को लगता है, बैंकों को लगता है कि ब्लॉकचेन आ गई तो हमारे बैंक ठप हो जाएंगे,
तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ब्लॉकचेन को लेकर एक पुशबैक आती है विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस के साथ, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी एक डिजिटल रुपी की बात कर रहा है, लॉन्च भी कर चुका है, उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, ब्लॉकचेन पर अभी उतना फोकस नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक फाउंडेशन बनाते हुए आगे चलेंगे तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म हम बहुत सुथरे रहेंगे, हमको बहुत बेनिफिट हो पाएगा। लेकिन उसके लिए नेसेसरी है कि हम ब्लॉकचेन रिलेटेड जो लीगल रैमिफिकेशंस हैं उसको इफेक्टिवली कवर कर सकें। आज ब्लॉकचेन को कवर करने के लिए हमारे पास कुछ कानूनी प्रावधान नहीं है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 चुप्पी साधे हुए ब्लॉकचेन को लेकर। आधार एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं आता, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं आता। अगर आपने ब्लॉकचेन को बढ़ावा देना है तो आपको इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क्स लाने पड़ेंगे, ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे जैसे कंट्रीज लाइक बेलारूस ने लेकर आए हैं। वो अभी फिलहाल नहीं आ रहे क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेंसी आ रही है। लेकिन ब्लॉकचेन यहाँ पर अभी रहेगी एज अ फ्यूचर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। और अब तो ना केवल बिटकॉइन, विभिन्न प्रकार के और क्रिप्टो एसेट्स करेंसीज आ रहे हैं, इथीरियम्स हैं, अदर एसेट्स हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब वो दौर आ गया है कि आप कबूतर की तरह अपनी आंखें ब्लॉकचेन वाली बिल्ली के सामने बंद नहीं कर सकते। अगर आप आंखें बंद करके जाएंगे तो ब्लॉकचेन की चिल्ली की जो बिल्ली है वो आपको खा जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी जल्दी आप उसको रिकॉग्नाइज करें और उसको इनेबल करें और उसके मिसयूज को रेगुलेट करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बनस्पत सिंह कि जब मैं तो आंखें बंद करके ब्लॉकचेन को रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ। ब्लॉकचेन डी फैक्टो बेसिस है फॉर करेंसी इन द डार्क नेट। ब्लॉकचेन इफेक्टिवली बहुत सारी ज्यूरिसडिक्शंस में सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, अगर हम उसके दुरुपयोग पर लगाम लगा सकें, इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क्स ला सकें और लोगों के विश्वास को जता सकें तो मुझे लगता है हम लोग ज़्यादा कारगर रूप से सफल हो पाएंगे। सर, क्योंकि ये चर्चा का विषय है, मैं ये जानना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन का आम आदमी कैसे अडैप्शन को बढ़ावा दे सके, दूसरा छोटी कंपनीज, स्टार्टअप्स, ब्रांड्स इसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। देखिए, अगर आप छोटे उद्योग हैं तब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कुछ फ्री ब्लॉकचेन टूल्स आ रखे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पेड ब्लॉकचेन वर्जन्स हैं। कई बार लोग अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन्स बनाना चाहते हैं। आप डिपेंड करना चाहता है आपकी कौन सी बिजनेस एप्लीकेशन है और आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप लीगल इम्पीटस ब्लॉकचेन को नहीं देंगे तब तक भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन ब्लॉकचेन को नहीं मिलेगा। आज की तारीख में भी ये क्लैरिटी नहीं है कि साहब आपकी क्रिप्टो एसेट्स लीगल हैं या इलीगल हैं। हाँ, कम बजट में सरकार ने बोला है कि साहब अब अगर आप अपनी क्रिप्टो एसेट्स बेचेंगे तो जो खरीद फरोख्त की ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसमें एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स आपको सरकार को देना होगा। चलिए, आपने टैक्स दे तो दिया, लेकिन उस टैक्स देने के बाद आपकी क्रिप्टो एसेट की लीगैलिटी को क्या हुआ? क्या वो लीगल है या नहीं है? अभी कोई ऐसा कानून संसद ने पारित नहीं किया है जो इन क्रिप्टो एसेट्स को लीगैलिटी प्रदान करता है। वहां पर लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्रिप्टो ब्लॉकचेन का मतलब सिर्फ बिटकॉइंस यानी कि साइबर क्रिमिनल्स ही करेंगे बिटकॉइन। देखिए, डार्कनेट एक ऐसी जगह है जहां पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों काम होते हैं। डिपेंड आप पर करता है आप वहां क्या करना चाहते हैं। तो सिमिलरली अगर आप जो क्रिप्टो एसेट्स एंड करेंसीज है उसको लेकर एक होलिस्टिक इनोवेटिव व्यू पॉइंट लेकर आए तो अच्छा रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले एक नोटिफिकेशन निकाली कि साहब अगर आप क्रिप्टो के साथ डील करना है तो आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं दी जाएंगी। वो नोटिफिकेशन की चुनौती अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंची, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया केस वाले में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द तो किया, पर साथ ही साथ ये भी कह दिया कि साहब क्रिप्टो रिलेटेड या बिटकॉइन रिलेटेड जो भी है या ब्लॉकचेन रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका अल्टीमेट रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपने कमान थमा दी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी आज इस पर ज़्यादा फोकस ना करके डिजिटल रूपी पर फोकस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस पर फोकस अच्छा करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक ब्लॉकचेन एक इम्पोर्टेंट वैल्यू एडिशन प्रोपोजिशन हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। ऑलरेडी भारतवर्ष में बहुत सारे लोग बिटकॉइंस में, क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो बाहर वाली जुरिस्डिक्शंस में विद्यमान कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं।
सिमिलरली अभी हाल ही में एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से बैठ गया, वजीर एक्स बैठ गया, बहुत सारे उसके लोगों ने पैसे गंवा लिए, लिटिगेशन शुरू हुए। सो अब इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो लोगों के विश्वास को पुनः धक्का लग जाता है कि साहब इस डायरेक्शन नहीं जाना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है जब तक कानून और जब तक सरकार आगे नहीं आएगी और आप ब्लॉकचेन को बिटकॉइन से अलग करेंगे और ब्लॉकचेन की ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये शशोपंज भारतीय मानसिकता में बनी रहेगी कि या ब्लॉकचेन में जाए या ना जाए। सर बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो हालांकि कस्टोडियल वॉलेट था, नॉन कस्टोडियल में आई थिंक ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है। इसी के साथ साथ क्या सरकार थोड़ा बायस है डिजिटल रुपी को लेके, जिसकी वजह से ये ब्लॉकचेन को थोड़ा टाला जा रहा है? देखिए, डिजिटल रुपी पर सरकार ज़्यादा केंद्रित है, उसका ध्यान तभी उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर लॉन्च भी कर दिया गया है। हालांकि डिजिटल रुपी के साथ भी अपनी बहुत सारी लीगल चुनौतियां हैं, उनको भी डील करना है, टैकल करना है। शायद एक मानसिकता आ रही है कि पहले डिजिटल रुपी को स्टेबलाइज किया जाए, उसके बाद फिर हम ब्लॉकचेन को देखेंगे, लेकिन अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आई। भारत अभी तक कोई ब्लॉकचेन समर्पित लीगल फ्रेमवर्क डेवलप करने की दिशा में उसने कोई काम करना शुरू नहीं किया है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मानसिकता में चेंज की आवश्यकता है। अगर हम ब्लॉकचेन को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक टूल मान के चलें और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म्स पर डाल देंगे, तब काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये जो करंट पब्लिक परसेप्शन है बदली जा सकती है। लेकिन उसके लिए भी पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। सरकार चाहेगी तभी हो पाएगा। सर, क्योंकि हम एक भविष्य से जुड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ एक और टेक्नोलॉजी की बात होती है, वो है मेटावर्स। क्या आप देखते हैं कि मेटावर्स का आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में, एक अच्छा भविष्य है अडॉप्शन को लेकर? देखिए, मेटावर्स का अच्छा भविष्य शुरू में भी था, आज भी है। हुआ क्या है कि 1-2 साल से, एक्चुअली नवंबर 2022 से, जब से चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई आ गए हैं, तब से ज़्यादा फोकस लोगों की अटेंशन का जनरेटिव एआई पे आ गया है, मेटावर्स पे थोड़ा कम हो गया है। करेक्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेटावर्स लुप्त हो चुका है या गायब हो गया है। मेटावर्स धीरे धीरे काम कर रहा है। एक सर्वे बोलता है कि अगले 2 सालों में हम लोग मेटावर्स में लगभग 1 से 1.5 घंटा अपने डिजिटल रोज का समय गुजारेंगे। मेटावर्स कामयाब इसलिए भी होगा क्योंकि वो एक अल्टीमेट दूसरा वर्जन है इंटरनेट का। और अगर आप सोचते हैं कि मेटावर्स फेल हो गया है, तब आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि कोलंबिया में वहाँ की जजेस ने मेटावर्स का एक कोर्ट बना दिया है और वहाँ पर उस कोर्ट में हियरिंग हुई है, जहाँ पर जज का अपना अवतार है, प्रोसिक्यूटर का अपना अवतार है, साइबर क्रिमिनल का अपना अवतार है, और वहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स हुई है। हांगकांग ने मेटावर्स में अपना पुलिस स्टेशन बना दिया है, ताकि साहब किसी लोगों को कुछ भी शिकायत हो तो वो एटलीस्ट इन मेटावर्स पुलिस स्टेशन पर जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारतवर्ष में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास एक क्लाइंट थे, उनके पास एक मेटावर्स की फीमेल अवतार थी। एक दिन उन्होंने पाया कि उनकी फीमेल अवतार मेटावर्स पर उसका डिजिटल रेप किसी मेल अवतार ने कर दिया। तो क्लाइंट को बहुत गुस्सा आया और क्लाइंट हमारे पीछे पड़ गए कि साहब आप डिजिटल रेप के चार्जेस प्रेस करें। हमने क्लाइंट को समझाया कि साहब भारतवर्ष में अभी डिजिटल रेप नाम की चीज़ मौजूद नहीं है। रेप अभी भी फिजिकल वर्ल्ड एक्टिविटी है। आप डिजिटल रेप अभी जब तक कानून उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। तो उनको बाद में समझ आया। लेकिन मैं पा रहा हूँ कि मेटावर्स में भी बहुत सारी लीगल चुनौतियाँ आ रही हैं। कुछ साल पहले मैंने एक संस्था शुरू करी, उसका नाम था मेटावर्स लॉ न्यूक्लियस, जहाँ पर मेटावर्स की लीगैलिटीज़ के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। और पिछले साल तो हमने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करी थी ऑन मेटावर्स एंड द लॉ। तो उसकी लीगैलिटीज़ अभी पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हुई हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे अवतार जो मेरा मेटावर्स पर है, उसकी लीगल क्षमता क्या है, लीगल कैपेसिटी क्या है, क्या वो लीगल एंटिटी है, नहीं है, क्या वो अवतार को मुझसे बांधा जा सकता है,
क्या अवतार ने कुछ काम किया, उससे किसी और अवतार को नुकसान पहुंचा, क्या मुझे सू किया जा सकता है। मेटावर्स क्राइम्स बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं। मेटावर्स में साइबर सुरक्षा पर उतना तवज्जो या महत्व नहीं दिया जा रहा जितना देना चाहिए। और अगर मेटावर्स में साइबर सुरक्षा में सेंध लगती है तो जिम्मेवारी किसकी होती है। मेटावर्स में वर्चुअल प्रॉपर्टी इतनी सारी आ रही है, वर्चुअल प्रॉपर्टीज बन रही हैं, उसका दाम क्या है, उसकी स्पेकुलेटिव वैल्यू क्या है, उसकी लीगैलिटी क्या है। तो ये तमाम सारे इश्यूज को लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज बहुत सारे मेटावर्स में आ रहे हैं, उनको इफेक्टिवली टैकल करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है मेटावर्स आएगा, थोड़ा सा डिले हो गया है, और अब क्योंकि एआई में ज़्यादा फोकस होना शुरू हो गया है, थोड़ा बहुत मेटावर्स और डिले हो जाएगा 1-2 साल, लेकिन इट विल बी अवेलेबल एज एन ऑल्टरनेटिव। बहुत जल्दी लोग एआई से भी तंग हो जाएंगे या ऊब जाएगा मन उनसे, तो कहीं ना कहीं मेटावर्स पर भी लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। सर एक और अहम सवाल आता है, क्योंकि आप अगेन दुनिया के टॉप 5 साइबर लॉयर में आते हैं, आप अपने खुद के डेटा को कैसे देखते हैं? मैं अपने खुद के डेटा को पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। क्यों? क्योंकि पैसे चले जाएंगे तो फिर आ जाएंगे, एक बार डेटा चला गया तो वापस नहीं आने वाला। तो इसलिए डेटा के को रिटेन करने में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। प्रॉब्लम यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, और जो आप स्टोरेज डिवाइसेस ले रहे हैं वो कुछ देर तक के लिए तो कामयाब हैं, लॉन्ग टर्म कामयाब नहीं हो पाती। ऑनलाइन स्टोरेज में दिक्कत ये होती है कि ऑनलाइन स्टोरेज में आप अपना सारा डेटा किसी दूसरे सर्वर पर किसी और राष्ट्र में डाल रहे हैं, जो इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ कि उस राष्ट्र की जितनी एजेंसीज हैं वो भी आपके डेटा को एक्सेस कर सकती हैं। हमारा बहुत सारा डेटा साइबर लॉ में कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि हम क्लाइंट रिलेटेड काम करते हैं, वो हम ऑनलाइन डाल नहीं सकते। इसलिए हम बैकअप्स और डिजास्टर रिकवरी बैकअप्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि डेटा जो है केवल सुनिश्चित लैपटॉप्स पर ही जाए, सिस्टम्स पर जाए, हर जगह शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। बट अल्टीमेटली ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाता है फॉर इवॉल्विंग साइबर लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस। पर्सनल डेटा की खास तौर पर मैं थोड़ा फोकस ध्यान रखता हूँ कि ऑनलाइन हम अपना पर्सनल डेटा ना ज़्यादा शेयर करें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने पर्सनल डेटा ऑनलाइन साझा कर दिया तो फिर वो पब्लिक डोमेन में आ गया, आपका कोई नियंत्रण उस पर नहीं रहता। बट बेसिकली कोशिश होती है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस रखे जाएं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ना हो, जो बहुत महत्वपूर्ण डेटा है उसके बैकअप अलग अलग जगहों पर उपलब्ध हो, डिजास्टर रिकवरी का सॉल्यूशंस उपलब्ध हो, मास स्टोरेज इस्तेमाल किया जा सके, और जो डेटा हमारे पास है वो केवल नीड टू नो बेसिस पर ही एक्सेस किया जा सके। हर व्यक्ति को सारा एक्सेस देने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा बेसिक सिद्धांत है जब मैं डेटा की बात करता हूँ। बट डेटा भी अब इवॉल्व हो रहा है, अब सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, तो प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज, डेटा प्राइवेसी एंड पर्सनल प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए काफ़ी हद तक आपको थोड़ा बहुत कन्वेंशनल भी रहना पड़ता है, बहुत एडवेंचरिस्टिक आप नहीं हो सकते जब आप साइबर लॉ में डेटा को डील हैंडल या प्रोसेस करते हैं। सर एक और सवाल आता है, आप सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एडवोकेट हैं जी। क्या आपने आज तक एक बार भी जस्टिस के लिए या अपने काम के लिए कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है शोध करने के लिए, लेकिन हैंडल विद केयर अप्रोच अडॉप्ट करी है। उसका रीज़न ये है कि कानून में जानता हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाल ही में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया और उसको लेकर ड्राफ्ट रूल्स अभी आए हैं जिसको पब्लिक कमेंट के लिए खोला गया है। अब क्योंकि मैं इस कानून से पूरी तरीके से तारसंगत हूँ, वेल कन्वर्सेंट हूँ, मैंने कुछ सवाल पूछने शुरू किए इस एआई से। इन एआई की क्या खास बात है, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंटली जवाब देना शुरू किया, और मैं भी एक अनजान व्यक्ति की तरह लगातार उन जवाबों के फर्दर सप्लीमेंटल सवाल पूछता गया। जब करीबन 45 मिनट हो गए तब कहीं ना कहीं घड़ा जो धैर्य का था भर गया, और फिर मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप मुझे जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, क्योंकि आपने ये चीज़ें नहीं देखी। इस कानून में ये निकता है, इस कानून में यहाँ ये भूल गए, आप ये प्रावधान भूल गए। उसके बाद एआई ने कहा सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं उसको सुधारता हूँ, अब आपको सही जवाब बताता हूँ। तो मैं समझने लग गया कि अगर आप आम व्यक्ति हैं और आप इस तरीके से एआई पर रिलाई करेंगे तो आप आग के साथ खेलेंगे। 2 वकीलों के साथ ऐसा ही हुआ है अमेरिका में। 2 वकील एक पर्सनल इंजरी डिस्प्यूट कर रहे थे,
एयरक्राफ्ट चल रहा था, कोई उबड़ खाबड़ हुआ और एक यात्री को चोट आई, यात्री नीचे आया, उसने दावा फाइल कर दिया एयरलाइन पर। तो यात्री के जो वकील साहब थे प्रोसिक्यूट कर रहे थे, एक दिन कोर्ट ने बोला अगले दिन आप रिटन आर्ग्यूमेंट्स लेके आइए। समय कम था, इन दोनों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना हुआ था, तो वो चैट जीपीटी पर गए, उन्होंने कहा साहब ऐसा है, आप ये मेरे फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, रिटन आर्ग्यूमेंट्स बनाओ। चैट जीपीटी ने रिटन आर्ग्यूमेंट्स बनाए और उसमें 6 अमेरिकी केसेस डाल दिए। लॉयर्स ने 6 अमेरिकी केसेस पढ़े और कहा कि साहब आपने केस डाले हैं, आई होप सही हैं। चैट जीपीटी ने कहा बिल्कुल सही है, आप प्रोसीडेड करें। उन्होंने आप देखा ना था, कट कॉपी पेस्ट किया और कोर्ट में फाइल कर दिया। बाद में कोर्ट में पता लगा कि साहब ये 6 के 6 केस झूठे थे, ना तो पार्टीज मौजूद थी, ना कभी ऐसे मुकदमे हुए, ना कोई वो जज मौजूद थे जिन्होंने फैसला दिया। और उसकी वजह से उन 2 वकीलों पर $5,000 का फाइन भी हुआ। मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी बहुत बदल रही हैं। हाल ही में अभी जनवरी 2025 में इलिनॉय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी को डिक्लेयर किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप बेइंतहा तरीके से एआई इस्तेमाल करिए, हमें कोई तरस नहीं, लेकिन जिम्मेवारी आपकी होगी। अगर वहाँ कुछ गलत हुआ तो गर्दन में आपकी पकड़ेंगे, ये बहुत क्लैरिटी है। तो मुझे लगता है कि आप एआई को एक टूल तो बना सकते हैं जस्टिस डिसेमिनेशन के लिए, लीगल रिसर्च के लिए, शोध करने के लिए, एनालिसिस के लिए, कंपैरिजन के लिए, लेकिन उसके आउटपुट को सत्य नहीं मान सकते जब तक आप स्वयं उसकी सत्यता को ऑथेंटिकेट ना कर पाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इंडिया में दूसरी है, लोग एक तो फिल्मों से बहुत प्रभावित हैं, उनको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जादू की झप्पी है, बटन दबाया सारी समस्याओं का समाधान एआई से आ गया। तो यहाँ पर नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है। मैं तो लीगल फ्रेटर्निटी को भी बोलता हूँ कि साहब आप कोशिश करें एआई का ध्यान से इस्तेमाल करें। 3 दिन पहले मुझे एक पुरस्कार मिला, नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब ने मुझे पुरस्कार दिया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, और मुझे बोला गया अब बोलिए। तो वकीलों की एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, तो मैंने उसको एड्रेस किया और मैंने ये बात ही बोली कि साहब मैंने सबसे पूछा कि आप लोगों में कितने वकील जो हैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, तो करीबन 60% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि ठीक है आप इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर करिए, लेकिन अगर बिना सोचे समझे आप उसके आउटपुट को बिना इंडिपेंडेंट वैलिडेशन के अगर आप कोर्टों में इस्तेमाल करेंगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके होंगे। और खुदा ना खास्ता अगर आपने गलत जानकारी आपने अदालत में दे दी तो आपका जो मुवक्किल है वो भी आप पर मुकदमा ठोकेगा, अदालत भी आपको फाइन करेगी, मे बी आपकी लाइसेंस भी कैंसिल कर देगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित तो हो रही है, लेकिन अभी भी वकीलों की कॉग्निटिव इंटेलिजेंस या थिंकिंग के लेवल तक अभी नहीं आई है। हमें बहुत कॉशियसली केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। करें ज़रूर, एक ब्रॉड फर्स्ट कट के लिए ठीक है, बट अल्टीमेटली अपना वैल्यूएशन रिकॉर्ड पर लेकर आएँ, वरना अगर आप सब कुछ एआई पर रिलाई करेंगे तो आने वाला समय वो भी होगा जहाँ पे क्लाइंट्स कहेंगे मुझे आपकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद एआई से जनरेट कर सकता हूँ। क्लाइंट आज वकील के पास इसलिए आ रहा है ताकि उसके पास कुछ एडिशनल वैल्यू एडिशन मिले जो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं मिल रही, जो गूगल में नहीं मिल रही। तो हमें अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उसको ज़्यादा शार्पन करना पड़ेगा। एआई का इस्तेमाल ज़रूर करें। एआई का इस्तेमाल जुडिशरी में भी हो सकता है, आप मैटर्स को क्लब कर सकते हैं। अब जितने सारे उदाहरण के तौर पर हमारे कितने सारे चलान के केसेस आते हैं, वो सारे के सारे केसेस जो हैं एआई निपट सकता है, तो हमारी पेंडेंसी एकदम रिड्यूस हो सकती है। कुछ साल पहले एक छोटी सी कंट्री है, उसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया ने एक अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने एआई जज को नियुक्त किया, यानी कि एल्गोरिदम को जज बनाया कि अगर आपकी जो कमर्शियल डिस्प्यूट से $10,000 तक है और आपका वो डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट इंसान जज नहीं सेटल करेगा बल्कि एक एल्गोरिदम, एआई एल्गोरिदम डिसाइड करेगा। आप उससे डिससेटिस्फाइड हो तो आप अपील ह्यूमन जज को कर सकते हैं। और उन्होंने पाया कि उनका जो वो एक्सपेरिमेंट है बहुत ज़्यादा कामयाब है और उनकी पेंडेंसी काफ़ी हद तक लो हो गई है, और इवन जो अपीलेट रेशो था, अपील रेशो था, वो बहुत कम हो गया, बिकॉज एआई जो था सही तरीके से काम कर रहा था। तो हमें भी कहीं ना कहीं इंडिया में लीगल सिस्टम में, लीगल कम्युनिटी में एआई का जुडिशियस इस्तेमाल करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई इस्तेमाल ना करिए, मैं कह रहा हूँ ध्यान से करिए, अपनी सूझबूझ समझ का इस्तेमाल करें, और जहाँ आपको लगे कि एआई गलत है
वहाँ पर बिल्कुल भी उसका विश्वास ना करें, क्योंकि एआई अक्सर गलत है। एआई झूठ बोलता है, गप्पे मारता है, हेल्यूसिनेट करता है, और अगर आप उस हेल्यूसिनेशन की जाल में फंस गए तो नुकसान केवल आपका और आपके मुवक्किल का होने वाला है। आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ये बहुत ही ज़्यादा सफल हो गया है किसी का भी कि कोई आप 10 से 15-20 मिनट में आप अपना ऐप बना सकते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हैं। क्या इंडिया में इसके लीगल रेगुलेशंस जो है सॉलिड हैं, ठोस हैं? इंडिया में किसी प्रकार के कोई लीगल रेगुलेशंस एआई को लेकर है ही नहीं। अच्छा। हम लोगों ने एक राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी बनाई थी 2018 में। अच्छी पॉलिसी है, लेकिन वो 2018 की बात है। आज 2025 की जमीनी हकीकतें बिल्कुल बदल चुकी हैं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि भारत एक डेडिकेटेड समर्पित कानून लेकर आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्यों? क्योंकि जो भारत का वर्तमान साइबर लॉ है, सूचना प्रौद्योगिकी कानून, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहलुओं को कवर नहीं करता। और यहाँ तक कि जो अब डीपीडीपी एक्ट आया है, वो भी एआई रिलेटेड डेटा प्रोटेक्शन एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता। जो आईटी डायरेक्शंस 2022 हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के बीच के अंतर्गत वाले इंटरसेक्शन वाले इश्यूज हैं, उनको कवर नहीं करता। तो आपको लॉ की जरूरत तो है। लॉ आएगा तब आप एप्लीकेशंस के ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे। दो विचारधाराएं हैं सरकार में। एक विचारधारा कि अभी बहुत जल्दी है, अभी तो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है एआई को, करने दीजिए, थोड़ा और ज्यादा सेंटर स्टेज होगा अडॉप्शन, तब हम देखेंगे। दूसरी विचारधारा है कि नहीं, अभी हम रुक नहीं सकते, एटलीस्ट एआई का दुरुपयोग को रेगुलेट हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि एआई अगर हाथ से बाहर निकल गई तब आप उसे रेगुलेट कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के कानून बना दिए, इंप्लीमेंट कर दिए। यूरोपियन यूनियन ने एआई एक्ट लेकर आ गए। न्यूयॉर्क जैसी छोटी सी शहर ने, छोटी सी स्टेट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉ पारित करके इंप्लीमेंट कर दिया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अमेरिका के 50 स्टेट्स में करीबन 700 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स अलग अलग स्टेजेस पर लेजिस्लेटिव हाउसेस में पड़े हुए हैं। तो 2025 में ग्लोबली मैं देख रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ की भरमार आ जाने वाली है। अलग अलग कंट्रीज में लॉज आने वाले हैं। इसलिए अत्यंत जरूरी है कि भारतवर्ष भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए नए कानून लेकर आए, क्योंकि वर्तमान कानून अभी पूरी तरीके से सफिशिएंट और तारसंगत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मोबाइल एप्लीकेशंस या एआई एप्लीकेशंस में एक इंपॉर्टेंट इशू जो भारतवर्ष ने डिसाइड करना है, वो ये है कि क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानूनी मान्यता प्रदान करें या ना करें। और दूसरी, जो कोडर या जो कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है, उसकी जिम्मेवारी कितनी परिभाषित करें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोग हो जाती है या गलत इंफॉर्मेशन देती है और उसकी वजह से गलत निर्णय होते हैं और किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारे इश्यूज को अभी तक हमने टैकल नहीं किया है। उनको एक बार हम सैद्धांतिक तौर पर टैकल कर पाएंगे, तब हम कानून को बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली अब मंत्री साहब की स्टेटमेंट आ गई है कि भारत ओपन है नए कानून को बनाने में, एआई में। तो जितनी जल्दी हम इस पे काम करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि अदरवाइज इंडियंस जो हैं, भारतवासी, अपने सारी जानकारी, पर्सनल जानकारी एआई के साथ शेयर करना शुरू कर गए हैं। कोई भी भारतवासी एआई के टर्म्स को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते नहीं है। और फिर कल जब आपका पर्सनल डेटा जाती ना रह के पब्लिक डेटा बन जाएगा, जिस पर कंपनियां शोध करेंगी, उस पर ट्रेनिंग करेंगी, तब आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय यूजर्स को एआई के आउटरीच या ओवररीच से भी बचाने की जरूरत है। उनके जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंटरेस्ट है, उनके संरक्षण करने की अत्यंत आवश्यकता है। सर, थ्रू आउट आवर कॉन्वर्सेशन आपने डीपीडीपी एक्ट का कई बार जिक्र किया है। मैं चाहूँगा कि इफ़ यू वर टू एक्सप्लेन दिस टू अ कॉमन मैन इन इंडिया, क्योंकि ये अभी आने वाला है, अभी ये आया भी नहीं है जी, तो मेरे ख्याल से ये जानकारी को देना बहुत ज़रूरी होगा फॉर अ कॉमन मैन। देखिए, अगर आप भारतवर्ष में हैं, आज तक आपके डेटा का कोई वजूद नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि आज तक लोग आपका डेटा लेते, आपकी इजाजत के बगैर बेचते, खरीदते, फरोखते, कुछ भी करते, और आप कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कोई कानून मौजूद नहीं था। लेकिन अब डेटा प्रोटेक्शन के संदर्भ में भारत एक नया कानून लेकर आ चुका है,
दिस इज नोन एज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 या डीपीडीपी एक्ट 2023। ये कानून को संसद ने 11 अगस्त 2023 को पारित किया। सेम डे उसको हमने ऑफिशियल गजट में प्रकाशित भी कर दिया। इस कानून में एक प्रावधान है जहां पर कहते हैं कि कानून के अलग अलग पहलुओं को अलग अलग तारीखों पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो तारीखें सरकार पब्लिश करेगी, प्रकाशित करेगी ऑफिशियल गजट में। अभी तक ये कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में केंद्रीय सरकार ने ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 को पब्लिक डोमेन में लॉन्च कर दिया है पब्लिक कमेंट के लिए। लोगों को 18 फरवरी 2025 तक का समय दिया है, आप उस पर कमेंट करिए और उसके तत्पश्चात ये रूल्स को पब्लिश कर दिया जाएगा। एक बार ये रूल्स और ये कानून इंप्लीमेंट हो जाता है, पूरे भारतवर्ष में डेटा प्रोटेक्शन का परिवेश संपूर्ण रूप से बदल जाने की उम्मीद रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून पहली बार 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को परिभाषित करता है: डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोसेसर। आप और मैं, हमारा डेटा है, इसलिए हम डेटा प्रिंसिपल बन जाते हैं। मेरे को एक बैंक अकाउंट खोलना है, या मुझे एक क्रेडिट कार्ड लेना है, या मुझे एक सिम कार्ड लेना है, मुझे अपना डेटा कंपनी को देना है। वो जो कंपनी मेरा डेटा लेती है वो डेटा फिड्यूशरी बन जाती है। अब वो जब मेरा डेटा ले लेती है, उस कंपनी के पास भी 2 विकल्प हैं, या तो मेरा डेटा स्वयं प्रोसेस करेगी या किसी और से करवाएगी। अगर वो स्वयं प्रोसेस करेगी तब वो डेटा प्रोसेसर भी बन जाती है, वरना वो किसी को आउटसोर्स करेगी तब वो डेटा प्रोसेसर कहलाएगा। तो 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं: डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोसेसर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कानून ने कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति भारतवासियों का कोई पर्सनल डेटा तब तक कलेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक वो आप लिखित में उस व्यक्ति विशेष को आप नोटिस नहीं देंगे, बताने के लिए कि साहब हम इस उद्देश्यों की वजह से हम आपके डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं और प्रोसेस करना चाहते हैं। अगर आपकी रिटन नोटिस के बाद और व्यक्ति विशेष आपको लिखित में कॉन्सेंट देता है कि हाँ जी मेरी इजाजत है, आप प्रोसीड करिए, तब तो आप उस व्यक्ति विशेष का डेटा कलेक्ट या प्रोसेस कर सकते हैं, वरना प्रोसेस नहीं कर सकते। इस कानून का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो 250 करोड़ रुपए तक के फाइन का प्रावधान है प्रति 1 कॉन्ट्रीवेंशन। मसलन आपकी कंपनी ने 4 बार इस कानून का उल्लंघन किया तो टेक्निकली 1000 करोड़ रुपए तक के फाइन आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। ये फाइन किसी भी कंप्लेनेंट के पास नहीं जाएगा, ये फाइन जाएगा केंद्रीय सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास। और अगर आप कहें कि साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता फाइन, तो कानून कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपके फाइन को एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मान लेंगे, यानी कि लगान के तौर पे मांग लेंगे। सरकार ये लगान आपसे जब मर्जी चाहे ले लेगी, चाहे आपके घर, आपके एसेट्स को बेच के, आपको अटैच करके, सेल करके, किसी भी तरीके से। तो थंब रूल अब ये है कि अब अगर कंपनियों ने काम सही करना है तो उन्हें आपका डेटा मांगने से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी और इस कानून के प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा, वरना 250 करोड़ रुपए तक के लूज चेंज उन्हें प्रति कॉन्ट्रीवेंशन के लिए सेपरेट रखना पड़ेगा। ये इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए इंडिया में कानून जब आपको इम्प्रिजनमेंट या फाइन की बात करता है तब लोग कहते हैं अच्छा जुगाड़ कर लेंगे, हम बाहर आ जाएंगे, मुकदमा लंबा चल जाएगा। लेकिन जब भारतवासियों को बोला जाता है भाई हम आपसे पैसे की जेब से पैसे निकाल लेंगे और नहीं दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर देंगे, तब मैसेज दूसरा चला जाता है। तो लोग सडनली सीरियस हो जाते हैं और जब से ये ड्राफ्ट रूल्स आए हैं लोग इतने सीरियस हो गए हैं कि भाई ऐसा हमें कैसे इस प्रकार के नए रूल्स और डीपीडीपी एक्ट का कंप्लायंस करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही कानून इम्प्लीमेंट होगा, भारतवासियों के जो पर्सनल डेटा है उसके संरक्षण की दिशा में हम एक ठोस कदम आगे उठाएंगे। आपके पास रेमेडी होगी कि अगर आपका डेटा आपकी इजाज़त के बगैर दिया जाएगा तो आपको आप उस कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, 250 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है और वो कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है, उसके पास शायद इतना पैसा ही ना हो, उसका धंधा भी बंद हो सकता है। तो अंधाधुंध होकर अपना आप कॉन्सेंट ना दीजिए, लिखित वाला जो नोटिस है ध्यान से पढ़िए, जितनी ज़रूरत है उतनी कॉन्सेंट दीजिए। और ब्यूटी यह है इस कानून में
कि कानून कहता है कि चलो आज आपने कॉन्सेंट दे दिया, कल आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉन्सेंट वापस लेना है, तो आपको वापस लेने की पूरे अधिकार मौजूद हैं, आप वापस ले पाएंगे। और जैसे आप वापस लेंगे, जितना डेटा आपका उस कंपनी के पास है, डेटा फिड्यूशियरी के पास, तुरंत उसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तब भी आपके कानून का प्रावधानों का उल्लंघन होगा और 250 करोड़ रुपए तक का फाइन आ सकता है। तो मुझे लगता है गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि रूल्स क्या बन के आते हैं और कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, बट एटलीस्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की दिशा में एक ठोस कदम है आगे। सो डेफिनेटली एक ठोस कदम है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको बहुत ही सरलता से समझाया। मुझे लगता है कि कोई भी आम आदमी इस वीडियो को देखेगा तो बहुत सरलता से अगेन समझ पाएगा पूरे कॉन्सेप्ट को। सर मेरे 2-3 और अहम सवाल आते हैं। पहला ये है कि इंडिया में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको क्या चीज़ है, हमारे एक्शंस रिएक्शंस, जो कॉन्फिडेंस देता है और क्राइम करने के लिए? भारतवर्ष में एक बहुत जबरदस्त स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। मैं उसे कहता हूं भारत का जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। भारतवासी जुगाड़ में बहुत अच्छे हैं। सिमिलरली साइबर क्रिमिनल्स जुगाड़ में उससे ज्यादा अच्छे हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम जुगाड़ करके कुछ ना कुछ तरीके से कानूनी प्रकरण से बाहर तो आ ही जाएंगे। उन्हें कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि भारत का जो वर्तमान साइबर क्राइम लॉ है वो इफेक्टिव नहीं है। आज अगर आप देखें तो अधिकांश साइबर क्राइम्स आईटी एक्ट में बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जहां पे आपको अधिकार के तौर पर जमानत मिलती है। और एक बार आप जमानत में बाहर आते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने बरखिलाफ जो एविडेंस होता है उसको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और चुपचाप बैठ के तमाशा देखते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही नहीं होगा तो कन्विक्शन नहीं होगी, आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। मुकदमा जरूर लंबा चल सकता है लेकिन आपको जेल नहीं हो सकती। तो ये उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि साहब हमारी जो लीगल प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से एम्पावर्ड नहीं है। तीसरी बात, उन्हें लगता है कि नॉर्मल साइबर क्राइम केसेस भी आज नॉर्मल फौजदारी अदालतों में नॉर्मल फौजदारी मैटर्स की तरह लगाए जाते हैं। तो पहले जो उम्मीद थी कि साहब साइबर क्राइम मैटर्स हैं जल्दी डिसाइड होंगे, वो खत्म होकर आज नॉर्मल साइबर क्राइम मैटर को प्रोसिक्यूशन करने में 8-10 साल लग जाते हैं। तब तक जो विक्टिम है उसका इंटरेस्ट लूज हो चुका होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लुप्त हो चुका होता है और अक्सर कन्विक्शन नहीं होता। भारतवर्ष में आज ये साइबर क्रिमिनल्स इसलिए भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि भारत का साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो 1% से नीचे का है। यानी कि 100 केसेस में 100 प्रोसिक्यूशन में एक केस के अंदर ही सजा होती है, बाकी जगह नहीं होती। तीसरी बात, उन्हें पता है कि भारतवर्ष में आज अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। कुछ साल पहले की बात बताता हूँ, मेरे लॉ फर्म ने हमने एक सर्वे किया ये पता करने के लिए कि भारतवर्ष में अंडर रिपोर्टिंग कितनी है, और हमने पाया कि अगर भारतवर्ष में 500 साइबर क्राइम के मुकदमे या इंस्टेंसेस होते हैं तो केवल 100 उनमें से केवल 50 केसेस में ही जो है शिकायत पुलिस केस दर्ज होती है और उन 50 केसेस में से केवल एक केस में एफआईआर दर्ज होती है। तो 1:500 का रेशो था। ये प्री कोविड की बात थी। अब तो कोविड के बाद पूरा एक अंबार खुल चुका है साइबर क्राइम का। इट्स बियॉन्ड कंट्रोल, इट्स एन एपिडेमिक, मतलब महामारी बन चुकी है साइबर क्राइम। तो इस संदर्भ में उनको पता है कि साहब इतने सारे साइबर क्राइम हैं, कौन पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, कहाँ पकड़ेगा, और इतने रिसोर्सेज अभी सिस्टम के पास नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस की वजह से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉड जीपीटी जैसे प्रोग्राम्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि लेटेस्ट टूल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को वो मिटाते चलें। तो इस संदर्भ में जब वो इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें एक सुप्रीम ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि साहब कुछ भी हो जाए मेरा तो कुछ बाल बाका नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं लगातार होते हुए आगे बढ़ूंगा। कहीं ना कहीं जो इनका कंडक्ट है वो उस लाइन को सत्य बताता है जो बाई लाइन है ओटीटी सीरियल जामतारा की। बाई लाइन कहती है सबका नंबर आएगा। आज साइबर क्रिमिनल कहता है साहब मैं तो सुप्रीम पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस पर हूँ, मैं सबका नंबर लेके आऊंगा, सबका बैंड बजाऊंगा, सबकी जेब से पैसा कर निकालूंगा। इसलिए इस सुप्रीम ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने की जरूरत है, अपने सिस्टम्स को ज्यादा सुचारू रूप से बनाने की जरूरत है, कानून को संशोधित कर ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है, टेस्ट केसेस में हमें कन्विक्शंस लाने की जरूरत है, लोगों के विश्वास को पुनः जीतने की जरूरत है कि साहब सिस्टम है और आपको इफेक्टिव रेमेडीज प्रदान करेगा। आज आपके साथ साइबर क्राइम होता है,
आप 10 बार सोचते हो पुलिस थाने जाने में, क्योंकि आपको डर लगता है साथ पुलिस वहाँ थाने जाके मेरी ही फर्दर हैरेसमेंट ना हो। अभी तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग से काफ़ी लोग ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज पुलिस अधिकारी तभी भी केस दर्ज नहीं करते, और रिपोर्ट करना और केस दर्ज करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको होलिस्टिकली अप्रोच लेनी पड़ेगी, वरना साइबर क्राइम एक एपिडेमिक के तौर पर पूरे भारतवर्ष की इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करने की क्षमता रखेगा। सर, सदियों से हमने देखा है एक पैटर्न चला आ रहा होता है, जब क्रिमिनल्स किसी भी तरीके का क्राइम करते हैं तो वो काफ़ी बार माइनर्स को टारगेट करते हैं। मेरा सवाल ये है कि कैसे हम माइनर्स को बचा सकते हैं साइबर क्रिमिनल के टारगेट होने से और उन माइनर्स को इवेंचुअली साइबर क्रिमिनल बनने में। दो बातें, आज अधिकांश माइनर्स कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर गए हैं। ये एक नया ट्रेंड मैंने देखा है। कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर अच्छे घरों से आए हुए बच्चे भी साइबर क्राइम करते हैं ताकि उन्हें पॉकेट मनी मिल जाए, ताकि उनके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उनका निवारण हो सके। लेकिन अल्टीमेटली दायित्व राष्ट्र का है, सरकार का है कि वो भारतीय बच्चों और भारतीय बचपन दोनों का संरक्षण कर सके। वो अभी हम करने में बहुत कामयाब नहीं हो पाए हैं। हम लोगों ने कुछ कानून बनाए हैं, पॉक्सो कानून है जो अगर चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट रिलेटेड मैटर्स में हम यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर सेक्शन 67A IT एक्ट में इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 67B चाइल्ड पोर्नोग्राफी IT एक्ट परिभाषित करता है, 10 साल की सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। सो मुझे लगता है कि कुछ कदम हमने उठाए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से एक राष्ट्र होने के नाते हम उतना नहीं कर पाए हैं जितना हमें करना चाहिए। बच्चों को एम्पावर करने की जो पोजीशन है वो उस पर हम अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी तो हम सेंसिटाइजेशन पोजीशन पर हैं कि चलो जी बच्चों में सेंसिटाइजेशन करते हैं। वो भी क्या होता है, पूरे साल भर में एक प्रोग्राम किसी स्कूल में हो गया, सेंसिटाइजेशन कहानी खत्म। लेकिन ये बच्चे तो इंटरनेट को रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से वही बच्चे हैं जो ऑनलाइन जूम क्लासेस में गाली गलौज करके टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं। ये वही बच्चे हैं जो ऑनलाइन इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर साइबर बुलिंग, साइबर न्यूसेंस और साइबर हैरेसमेंट करते हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपने पद्धतियों को मिटाते चलते हैं, जो स्कूल के नेटवर्क्स को हैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें साइबर हाइजीन के जो रेलेवेंट प्रिंसिपल्स हैं उन सिद्धांतों को भी अंतर्निहित करने की ज़रूरत है, और वो केवल कैपेसिटी बिल्डिंग से हो सकता है, कानून से नहीं हो सकता। आप कानून कहिए कि साहब ऐसा बच्चों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कानून तो बोलता है कि अगर कुछ घटना घटित हो जाए उसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी, क्या परिणाम होंगे, वो मैं परिभाषित कर रहा हूं। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग कानून नहीं कर सकता। वो सरकार की जिम्मेवारी है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारी है, वो माता पिता की जिम्मेवारी है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को आज छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बहुत काम कर रहा है, देर रात तक अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है इंटरनेट पर। पता लगता है पढ़ाई कम और पोर्नोग्राफिक साइट्स पर ज़्यादा जा रहा होता है। पता लगता है आजकल टेलीग्राम चैनल्स पर बच्चे अनाप शनाप चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। मुझे लगता है बच्चों के साथ जो पेरेंट्स का बॉन्ड है वो कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। वहाँ पर उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। फैमिली टाइम को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। वैल्यूज़ को पुनः से लाने की ज़रूरत है, और बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि साहब आपके साथ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं, चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं। अल्टीमेटली हमें बच्चों का संरक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस जनरेशन का संरक्षण ना कर पाए तो इनका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो संकीर्ण हो जाने वाला है। लॉपसाइडेड मेंटल डेवलपमेंट होगा। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई हैं बच्चों में, डिप्रेशन को लेकर, एंजाइटी को लेकर और रिलेटेड पैराडाइम्स को लेकर। तो मुझे लगता है उनसे बचाने के लिए बच्चों को होलिस्टिकली एम्पावर करने की ज़रूरत है। उन्हें बताने की ज़रूरत है कि साहब पीडोफिल्स की संख्या भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने पूरी दुनिया भर में पीडोफिल्स अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, सबसे ज़्यादा तादाद पीडोफिल्स की भारतवर्ष में है। सबसे ज़्यादा कंटेंट जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट है उसकी कंजम्पशन भारतवर्ष में ट्रेंड नज़र आती है। तो हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें बताना है कि साहब इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं तो आपने कैसे बचना है। कानून लेके आना है। जो फिलहाल भारतीय न्याय संहिता की प्रावधान है उसको और फर्दर शार्पन करना है। पॉक्सो की भी प्रोविजंस को और ज़्यादा एम्पावर करना है। IT एक्ट में तो खैर एक ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ऑफेंस है, उसको
बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। अलग अलग जो चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, साइबर क्राइम्स हैं, उनको परिभाषित करके कानून में कवर करना है। दूसरी बात, जो वर्तमान कानून है उसको इफेक्टिवली आपने इम्प्लीमेंट और एनफोर्स करना है। और तीसरी बात, आपने कैपेसिटी बिल्ड करनी है, जागरूकता फैलानी है। दैट्स इन अ नटशेल। आज जब माता पिता अपने बच्चे के साथ बात करते हैं डाइनिंग टेबल पर, तो 4 बंदे और 4 फोन्स, हर बंदा अपने फोन पर खाना तो नाम मात्र ही खा लिया होता है। समय आ गया है कि इंटरनेट फ्री डिनर्स, इंटरनेट फ्री लंचेस का हम आयोजन करें, ताकि बच्चों को प्रोत्साहित करें, डिवाइस से दूर रहें, और उन्हें बताएं कि वो अपने आप को इन ऑनलाइन प्रीडेटर्स के साथ, पीडोफिल्स के साथ कैसे बच सकते हैं, क्या क्या वो कदम उठा सकते हैं, और किस तरीके से वो हेल्पलाइंस पर जा सकते हैं, पेरेंट्स को सेंसिटाइज कर सकते हैं, स्कूल के काउंसलर्स को जाके मिल सकते हैं, ताकि वो अपनी समस्याओं का निदान ढूंढ सकें। मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ सर। और इसी के साथ साथ मेरा आखिरी सवाल आता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है और इमोशनल एक बैगेज हो जाता है इवेंचुअली। जब भी किसी के साथ कोई किसी भी तरीके का साइबर क्राइम या फ्रॉड होता है, तो उसमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का यूज़ किया जाता है, ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने कुछ एग्जांपल भी दिया कि 15 मिनट का टाइम दिया गया और 15 लाख की मांग की गई, जिसमें से 14वें मिनट पे ही ट्रांसफ़र हो गया था, ऑल बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन। सर, इससे कैसे बचा जाए? एक मैनिपुलेशन से, इस मैनिपुलेशन से कैसे बचा जाए? 2-3 चीजें करने की जरूरत है। पहली बात, फियर ऑफ मिसिंग आउट को अपनी मानसिकता से बाहर निकाल दीजिए। हम लोगों को सब डर है कि कुछ मिस ना हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना मिस हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना मिस हो जाए। मान के चलिए हमारे पास 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटों में लगभग 8 से 12 घंटे हम लोग काम कर सकते हैं, और उसमें हम लिमिटेड काम ही कर सकते हैं। हम इम्पॉसिबल कामों को अंजाम देने की कोशिश ना करें, पहली बात। दूसरी बात, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, कि हमें कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में कभी भी इंटरनेट पे कोई गतिविधि नहीं करनी। अब वो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड फियर का भी हो सकता है, पैनिक का भी हो सकता है, गुस्से का भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन का भी हो सकता है, डिसकंटेंटमेंट का भी हो सकता है, ग्रीड का भी हो सकता है। तो हमने मतलब इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में काम नहीं करना। तीसरी बात, अगर कोई बहुत ऐसा मन लुभावना ऑफर आपको दिया जा रहा है ऑनलाइन, जो टू गुड टू बी ट्रू नजर आता है, तो समझ लीजिए वो एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू ही है। वो एक साइबर क्राइम का एक नया अवतार है, इंतजार कर रहा है कि आपको फंसाए और आपको शिकार बनाए। चौथी बात, समय आ गया है कि आप अपनी मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें। अब आप कहेंगे साहब, हमारे पेरेंट्स तो कहते हैं लोगों को ट्रस्ट करो, बट हमारे पेरेंट्स ये भी तो कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट ना करो। हमारे पेरेंट्स ये भी तो कहते हैं कि भी अनजान लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर ना करो। तो आज वो दौर आ गया है जब साइबर क्राइम इतना पनप चुका है कि हम अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें। हम कोई भी चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ऑनलाइन, उसको तब तक विश्वास ना करें जब तक इंडिपेंडेंट तौर पर आप उसकी स्वयं पुष्टि ना कर चुके हों। तो और जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। मान के चलिए कि साहब आप तो साइबर क्राइम के शिकार बनेंगे ही, इसलिए फोकस करें साइबर रेजिलियंस पर। इंपॉर्टेंस इस बात को दीजिए कि चलिए साइबर क्राइम के बाद कितनी जल्दी मैं पुनः से नॉर्मलसी पर वापस आ सकता हूं, वहां पर ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्हों को ज्यादा इंटरनेट पर ना छोड़िए, ताकि उनका दुरुपयोग, शोषण कर साइबर क्रिमिनल्स आप तक पहुंचें। अपनी निजता के अधिकार का संरक्षण स्वयं कीजिए। आप स्वयं ही अपनी निजता के अधिकार के संरक्षण के लिए जिम्मेवार हैं। कोशिश करिए ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा ना बनिए। अपनी जानकारी को बिना सोचे समझे लोगों के साथ शेयर ना करें। शेयर करें इंफॉर्मेशन ऑन अ नीड टू नो बेसिस करें। कोशिश करें इंटरनेट को केवल या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को केवल एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, जिंदगी नहीं समझे। आज इंटरनेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। इसलिए ये जो डिस्टिंक्शन है उसको दिमाग में जरूर रखें, और अपने कुछ और इंटरेस्ट भी इनकलकेट करें जो इंटरनेट से बाहर हैं। अगर ये बुनियादी चीजें करेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अपडेट रहेंगे कि किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स अपने नए ट्रेंड्स लेकर आ रहे हैं, तो काफी हद तक आप अपने आप को, अपने डेटा को सुरक्षित करने में कामयाब हो पाएंगे
और अपने डिजिटल वर्तमान और डिजिटल भविष्य दोनों को सुरक्षित करने की दिशा में भी अग्रसर हो पाएंगे। डॉक्टर पवन, बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड के लिए, यहाँ पे आने के लिए, और लास्ट में ये बहुत ही सुंदर सा मैसेज देने के लिए जो कि काफ़ी लोगों को की मदद करने वाला है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके एपिसोड पर आकर। आपकी पॉडकास्ट के बारे में बहुत सुना था और आकर बहुत अच्छा लगा ना, जिस तरीके से आपने विभिन्न प्रकार से डीप और डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे। बहुत मुबारकबाद आपको। इट्स बीन अ प्लेजर बीइंग विद यू ऑन योर पॉडकास्ट। सर, मैंने सारे सवाल जनता के ही बिहाफ पे पूछे, और आपके जितने सारे सवाल हैं उन सब में जनता के हकों की, जनता की जो इंटरेस्ट हैं उनकी वेंटिलेशन नजर आ रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने चीज़ें शेयर करी हैं, अगर जनता उसमें कुछ चीज़ों को भी ध्यान में लगा ले तो काफ़ी हद तक सुरक्षित और सशक्त हो पाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।